हेलो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, मैं हूं आपकी बायोलॉजी एजुकेटर एंड बायोलॉजी मेंटर। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी सिंप्लेक्स में। मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं वन शॉर्टेड वीडियो लेक्चर इवोल्यूशन। यहाँ पर हम लोग एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इवोल्यूशन। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम लोग देखेंगे इवोल्यूशन को बेहतरीन तरीके से समझने के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं फादर ऑफ इवोल्यूशन का, तो वो डार्विन है। एंड टर्म इवोल्यूशन किसने दिया, तो हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया। एंड यूनिट ऑफ इवोल्यूशन की बात करें, यूनिट ऑफ इवोल्यूशन क्या है, आपका पॉपुलेशन है। एंड यूनिट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन इंडिविजुअल है। इवोल्यूशन का सिंपल मतलब क्या होता है, किसी भी चीज का अनफोल्ड एंड अनरोल करना। इवोल्यूशन स्लो एंड कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है, ऑलवेज एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में होती है। इवोल्यूशन एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इवोल्यूशन पढ़ना एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन। तो आइए देखते हैं इवोल्यूशन कि हमें इस इवोल्यूशन में क्या क्या पढ़ना है। देखिए इस इवोल्यूशन का जो फर्स्ट टॉपिक हमें पढ़ना है वो है आपका ओरिजिन ऑफ लाइफ। ओरिजिन ऑफ लाइफ की बात करें, अगर हमें ओरिजिन ऑफ लाइफ को समझना है तो हमें ओरिजिन ऑफ अर्थ को समझना होगा। अगर हमें ओरिजिन ऑफ अर्थ को समझना है तो हमें ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स को समझना होगा, जिसे हम लोग बिग बैंग थ्योरी से समझेंगे। एंड हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फ्रॉम ए थ्योरी। जो इवोल्यूशन की कुछ थ्योरीज हम लोग पढ़ने वाले हैं उसमें आपका है लाइक पांसपार्मिया थ्योरी, ए बायोजेनेसिस थ्योरी, बायोजेनेसिस थ्योरी, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। एंड हमारा नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट आर द एविडेंसेस फॉर इवोल्यूशन। इवोल्यूशन के क्या एविडेंस मिले हमें, इवोल्यूशन के क्या प्रमाण मिले, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड हमारा नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज द एडाप्टिव रेडिएशन। एडाप्टिव रेडिएशन क्या है, एडाप्टिव रेडिएशन के क्या एग्जाम्पल है, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। बायोलॉजिकल इवोल्यूशन हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन। इवोल्यूशन का क्या मैकेनिज्म है ये डिस्कस करेंगे। एंड हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हार्डी बीनबर्ग प्रिंसिपल। हार्डी बीनबर्ग लॉ क्या है, इनका कौन कौन सा लॉ है वो देखेंगे। कुछ इन्होंने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बताए थे वो हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड कौन कौन से फैक्टर है जो हार्डी बीनबर्ग प्रिंसिपल को अफेक्ट करते हैं वो डिस्कस करेंगे। एंड हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा ये ब्रीफ अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन, लाइक कि यहाँ पर नॉन सेलुलर फॉर्म कब आया, सेलुलर फॉर्म कब आया, जॉलेस फिश कब आई, सीवीड्स कब आया, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ मैन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग इवोल्यूशन, इवोल्यूशन का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है इवोल्यूशनरी बायोलॉजी। बात करते हैं इवोल्यूशनरी बायोलॉजी का, तो क्या है इवोल्यूशनरी बायोलॉजी, द स्टडी ऑफ डिफरेंट लाइफ फॉर्म ऑन अर्थ इज कॉल्ड इवोल्यूशनरी बायोलॉजी। जिस डिफरेंट फॉर्म ऑफ लाइफ की बात कर रहा है वो किसकी बात कर रहा है, इस अर्थ पर जो बायोडाइवर्सिटी है उसकी बात कर रहा है। बायोडाइवर्सिटी क्या है, द वैरायटी ऑफ लिविंग फॉर्म फाउंड ऑन अर्थ इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। इस बायोडाइवर्सिटी में प्लांट्स भी होंगे, एनिमल्स भी होंगे एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होंगे। मीन्स कि सिंपल प्लांट एंड सिंपल एनिमल से कॉम्प्लेक्स प्लांट एंड कॉम्प्लेक्स एनिमल बनने में मिलियंस ऑफ ईयर का टाइम लगा। उन्हीं के स्टडी को हम क्या कहेंगे, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी कहेंगे। ये देखिए आपका डिफिनेशन हो गया इवोल्यूशनरी बायोलॉजी का। Evolutionary biology is the study of history of life form on earth. What is the exactly is evolution? वास्तव में exactly evolution है क्या, तो देखिए क्या है, changes in flora and fauna। फ्लोरा टर्म हम किसके लिए यूज करते हैं, प्लांट के लिए, और फाना टर्म हम यूज करते हैं एनिमल के लिए। मतलब जो फ्लोरा और फाना में चेंज आए, मतलब सिंपल फ्लोरा एंड फाना से कॉम्प्लेक्स फ्लोरा एंड फाना बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स का टाइम लगा इस अर्थ पर। उसी की स्टडी को हम लोग क्या कह सकते हैं, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी कह सकते हैं। एक टर्म देखिए यहाँ पर है आपका बायोडाइवर्सिटी। हमने क्या बताया, द वैरायटी ऑफ डिफरेंट लाइफ फॉर्म फाउंड ऑन अर्थ इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। इस बायोडाइवर्सिटी में प्लांट्स हो सकते हैं, एनिमल्स हो सकते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं। चलिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ओरिजिन ऑफ लाइफ।
हमने क्या बोला था, अगर हमें ओरिजिन ऑफ लाइफ को समझना है तो हमें ओरिजिन ऑफ अर्थ को समझना होगा, और अगर हमें ओरिजिन ऑफ अर्थ को समझना है तो हमें ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स को समझना होगा। तो आइए यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि यहाँ पर एक टॉपिक है, स्टेलर डिस्टेंस आर मेजर्ड इन लाइट ईयर। तारों के बीच की दूरी को हम किससे मेजर करते हैं, किससे मापते हैं, तो है लाइट ईयर। जो लाइट ईयर है ये किसकी यूनिट है, तो लाइट ईयर डिस्टेंस की यूनिट है। ये जो लाइट है इसकी जर्नी स्टार्ट हुई थी मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो, और ट्रिलियन किलोमीटर की दूरी तय करके ये हमारे आंखों तक पहुंच रही है। जिस लाइट की हम लोग बात कर रहे हैं, इस लाइट की जर्नी कब स्टार्ट हुई थी, मिलियन ईयर्स एगो स्टार्ट हुई थी, और ये ट्रिलियन किलोमीटर की दूरी तय करके हमारे आंखों तक पहुंच रही है। तो आपका यहाँ पर क्लियर हुआ। जो सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात है, स्टेलर डिस्टेंस को मेजर करते हैं लाइट ईयर में। लाइट ईयर एक डिस्टेंस की यूनिट है। डिस्टेंस की सबसे बड़ी यूनिट क्या होती है, पार्सेक होती है। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, द ओरिजिन ऑफ लाइफ इज कंसीडर्ड ये यूनिक इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स। यूनिवर्स के इतिहास में जो ओरिजिन ऑफ लाइफ है उसे हम कंसीडर करते हैं एक यूनिक इवेंट की तरह। एंड द यूनिवर्स इज वास्ट। जो यूनिवर्स है वो बहुत ही वास्ट है, बहुत ही विशाल है, जिसके कंपैरिजन में जो हमारा अर्थ है वह ओनली एक स्पेक लाइक है, वह एक कणिका मात्र है। अगर हम यूनिवर्स के कंपैरिजन में अर्थ की बात करते हैं, खुद अपने आप में यह एक कणिका मात्र है, इतना ज्यादा विशाल हमारा यूनिवर्स है। यूनिवर्स इज वेरी ओल्ड। जो यूनिवर्स है वो वेरी ओल्ड है, वो बहुत ही ओल्ड है, बहुत पुराना है। ये जो डेटा आपका दे रखा है ये पुरानी एनसीईआरटी का डेटा है, तो हमें ये नहीं देखना है। जो हमारी यूनिवर्स है उसकी ओरिजिन की अगर हम बात करें तो उसकी जो ओरिजिन है वो 13 पॉइंट, ये आपको ध्यान रखना है, 13.8 बिलियन ईयर्स एगो। ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स की बात करें तो 13.8 बिलियन ईयर्स एगो है। देखिए यहाँ क्या लिखा है, ह्यूज क्लस्टर्स ऑफ गैलेक्सी। जो गैलेक्सी है वही कंप्राइज होकर के क्या बना रही है, यूनिवर्स बना रही है, जो कि बहुत ही विशाल है। बात करते हैं गैलेक्सी का, तो गैलेक्सी में क्या क्या होते हैं, स्टार्स होते हैं, क्लाउड ऑफ गैस होता है, एंड डस्ट होता है। एंड यहाँ पर हम बात करते हैं साइज ऑफ यूनिवर्स का, तो साइज ऑफ यूनिवर्स के कंपैरिजन में जो हमारा अर्थ है वह एक स्पेक के बराबर है, एक कणिका मात्र है, एक डार्ट से ज्यादा कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पर एक थ्योरी आपकी है, बिग बैंग थ्योरी। जो बिग बैंग थ्योरी है ये किसे एक्सप्लेन करती है, बिग बैंग थ्योरी ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स को एक्सप्लेन करती है, आपको ध्यान रखना है। चलिए बिग बैंग थ्योरी को समझते हैं। बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंग ये माना जाता है कि सबसे पहले क्या हुआ होगा, एक सिंगुलर एक्सप्लोजन हुआ होगा जो कि अनइमेजिनेबल था, जिसे हम कोई फिजिकल नाम नहीं दे सकते थे, किसी फिजिकल टर्म में डिफाइन नहीं कर सकते थे। वो एक्सप्लोजन इतना बड़ा था। जब एक्सप्लोजन हुआ तो एक्सपेंशन हुआ। कोई चीज जब फैलती है तो उसका टेम्परेचर कम होता है। यहाँ एक्सप्लोजन हुआ, देन यहाँ पर एक्सपेंशन हुआ और टेम्परेचर यहाँ पर कम हुए, एंड फॉर्मेशन हुआ हाइड्रोजन एंड हीलियम गैसेस का। जो हाइड्रोजन एंड हीलियम गैसेस थी उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा और यहाँ पर फॉर्मेशन हुआ किसका, गैलेक्सी का। क्या क्या मिलकर गैलेक्सी बनाते हैं, तो गैलेक्सी में स्टार होते हैं, डस्ट होते हैं, एंड क्लाउड ऑफ गैसेस होती हैं। बहुत सारी गैलेक्सी ने मिलकर के यूनिवर्स बनाया। उस यूनिवर्स पर एक गैलेक्सी है जिनका नाम है मिल्की वे गैलेक्सी, वहीं पर हमारा अर्थ ओरिजिनेट हुआ। तो उस यूनिवर्स की ओरिजिन की बात करें तो 13.8 बिलियन ईयर्स एगो, और हमारे अर्थ के ओरिजिन की बात करें तो 4.5 बिलियन ईयर्स एगो होता है। चलिए अब वही यहाँ पर है लिखा हुआ, देखते हैं। टॉक अबाउट ए सिंगुलर ह्यूज एक्सप्लोजन। बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंग एक सिंगल बहुत विशाल एक्सप्लोजन हुआ, एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ, अनइमेजिनेबल इन फिजिकल टर्म, जिनका हम कोई फिजिकल टर्म में कोई फिजिकल टर्म नहीं दे सकते थे, कोई उसका नाम नहीं दे सकते थे। इतना बड़ा ये एक्सप्लोजन था, इतना बड़ा ये विस्फोट था। यूनिवर्स एक्सपैंडेड, यूनिवर्स एक्सपैंड हुआ। जब कोई चीज फैलती है तो उसका टेम्परेचर कम होता है। यूनिवर्स एक्सपैंड हुआ और टेम्परेचर यहाँ पर केम डाउन हुई, एंड हाइड्रोजन एंड हीलियम गैसेस बनी,
एंड देन इन गैसेस पर ये गैसेस कंडेंस हुई, इन पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा एंड देन फॉर्मेशन हुआ गैलेक्सी का। ये जो गैलेक्सी हैं ये कंप्राइज होकर के क्या बनाई होंगी, ये कंप्राइज होकर के यूनिवर्स बनाई होंगी। अगर इस सोलर सिस्टम की बात करें तो इस सोलर सिस्टम में जो मिल्की वे गैलेक्सी है जिसे हम आकाश गंगा कहते हैं, वहीं पर हमारा जो अर्थ है वो बना। जो हमारा अर्थ बना वो कब 4.5 बिलियन ईयर्स एगो। तो हमारी जो अर्थ की ओरिजिन है वो 4.5 बिलियन ईयर्स एगो। इसे हम बया के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जैसे ये आपका लिखा है। फिर देखिए क्या हुआ, देयर इज नो एटमॉस्फियर, लेकिन उस समय अर्ली अर्थ पर कोई भी एटमॉस्फियर नहीं था। इस अर्ली अर्थ पर कोई एटमॉस्फियर नहीं था, वहां का जो एटमॉस्फियर था वो रिड्यूसिंग था, वहां पर ऑक्सीजन फ्री फॉर्म में रह ही नहीं सकते थे, कोई ओजोन की लेयर नहीं थी। अब देखिए जो वाटर वेपर, मेथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया ये रिलीज कहाँ से हो रहे थे, जो मॉल्टेन मास था, जो वहां पर ज्वालामुखी फूट रही थी, जो उन सब चीजों से क्या यहाँ से रिलीज हो रहे थे, वाटर वेपर, मेथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया ये रिलीज हो रहे थे। उस समय कोई ओजोन की लेयर नहीं थी और डायरेक्टली सन से यूवी रेज आ रही थी और वो वाटर को ब्रेक कर रही थी, किसमें, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में ब्रेक कर रही थी। जो हाइड्रोजन थी वो बहुत ही लाइट गैस थी, वो कहाँ चली जा रही थी, एटमॉस्फेयर में चली जा रही थी। उस समय एटमॉस्फेयर बन रहा था हमारा एंड ऑक्सीजन फ्री फॉर्म में रह ही नहीं सकते थे, ऑक्सीजन कंबाइन कर जा रहे थे अमोनिया और मेथेन से और बना रहे थे क्या, आपका वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस बना रहे थे। देन ओजोन की लेयर बनी एंड टेम्परेचर कूल डाउन हुआ। उस टाइम पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा था, फिर टेम्परेचर कूल डाउन हुआ एंड जो वाटर वेपर थे ये रेन के फॉर्म में हमारे अर्थ पर गिरने लगी, वर्षा के फॉर्म में हमारे अर्थ पर गिरने लगी। फिल ऑल द डिप्रेशंस एंड फॉर्म द ओशियन, हमारे अर्थ पर जो डिप्रेशंस थे, जो पिट्स थे, जो गड्ढे थे, वो सब फिल होने लगे एंड फाइनली यहाँ पर आपका क्या बना, ओशियन बना। जो ओशियन बना उसमें हॉट वाटर था, सॉल्टी था एंड देन लाइफ अपीयर 500 मिलियन ईयर्स आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ। इसका कहना है अर्थ बनने के 500 मिलियन ईयर्स के बाद हमारा लाइफ फॉर्म आया। तो यहाँ पर माना जाता है ऑलमोस्ट 4 बिलियन ईयर्स बैक। लाइफ की ओरिजिन कब हुई, 4 बिलियन ईयर्स एगो। तो हम लोगों ने 3 पॉइंट यहाँ पर ध्यान रखा, 3 डेटा, कि सबसे पहले ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स की बात करें तो 13.8 बिलियन ईयर्स एगो एंड ओरिजिन ऑफ अर्थ की बात करें तो 4.5 बिलियन ईयर्स एगो एंड ओरिजिन ऑफ लाइफ की बात करें तो वो 4 बिलियन ईयर्स एगो है। अब यहाँ पर हमारी कुछ थ्योरीज हम लोग देखने वाले हैं। जो इसमें से एक थ्योरी है आपकी, उसे हम बोलते हैं पांसपर्मिया थ्योरी। जो पांसपर्मिया थ्योरी थी, इनके अकॉर्डिंग कहा जाता है जो यूनिट्स ऑफ लाइफ है वो किसे कहते हैं, स्पोर्स को कहते हैं। पांसपर्मिया थ्योरी के अकॉर्डिंग कहा गया कि जो स्पोर्स हैं वो डिफरेंट प्लैनेट पर गए, जिसमें से हमारा अर्थ भी इंक्लूडेड है और वहां पर लाइफ बनी। तो पांसपर्मिया थ्योरी के अकॉर्डिंग लाइफ किससे बनी, तो लाइफ स्पोर्स से बनी है। अब देखिए यहाँ पर वही बोल रहा है कि वेयर ट्रांसफर टू डिफरेंट प्लैनेट इंक्लूडिंग अर्थ इन स्टिल टू फेवरेट आइडिया फॉर सम एस्ट्रोनॉमर्स। तो आपको ये ध्यान रखना है, जो पांसपर्मिया थ्योरी है इसे यूनिट ऑफ लाइफ स्पोर को कहा गया और इसमें बोला गया कि जो लाइफ है वो किससे बनी, स्पोर से बनी है। एंड नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ने वाले हैं थियरी वो है स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी। स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी को एबायोजेनेसिस थ्योरी भी कहा जाता है। चलिए एबायोजेनेसिस और बायोजेनेसिस थ्योरी को एक साथ समझते हैं। जो एबायोजेनेसिस थ्योरी है उसे स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी कहते हैं। इसमें बोला जाता है कि जो लाइफ बनी है वो स्वतः बनी है, अपने आप बनी है। तो क्या है ये थ्योरी, तो एबायोजेनेसिस थ्योरी वो इसमें बोला गया है लाइफ कम्स फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर लाइक स्ट्रा एंड मड। वहीं पर बात करते हैं बायोजेनेसिस थ्योरी का। बायोजेनेसिस थ्योरी में बोला गया है कि लाइफ कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। अब यहाँ पे जो लुईस पास्चर थे उन्होंने क्या किया कि यहाँ पर फाइनली एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर ए बायोजेनेसिस थ्योरी को डिस्प्रूव कर दिया था और बायोजेनेसिस थ्योरी को प्रूव किया था।
बायोजेनेसिस थ्योरी की बात करें तो उसे हम नॉन स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी कह सकते हैं, और ए बायोजेनेसिस थ्योरी को हम स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी कहते हैं। तो यहाँ पर जो लुईस पास्चर थे, उन्होंने एक स्वान नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट के हेल्प से इस ए बायोजेनेसिस थ्योरी को डिस्प्रूव कर दिया था और बायोजेनेसिस थ्योरी को प्रूव किया था। यहाँ पर आपके एनसीईआरटी में देखिए बोला गया है, जो आपका स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी है ये क्या है, यहाँ से देखिए, लाइफ कम्स आउट ऑफ डिकेइंग एंड रॉटिंग मैटर लाइक स्ट्रा एंड मड। ए बायोजेनेसिस थ्योरी क्या कहती है, लाइफ कहाँ से आई है, डिकेइंग मैटर से आई है, रॉटिंग मैटर से आई है, लाइक भूसे से आई है, कीचड़ से आई है, ये इनका कहना था। इसे ही स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी या फिर ए बायोजेनेसिस थ्योरी कहा जाता है। यहीं पर बात करते हैं हम लुईस पास्चर का। लुईस पास्चर ने क्या किया था, एक्सपेरिमेंट किया और इन्होंने बोला कि लाइफ कम्स ओनली फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, लाइफ कम्स ओनली फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। ये आपकी क्या है, बायोजेनेसिस की थ्योरी है। इन्होंने लुईस पास्चर ने प्री स्टेलाइज्ड फ्लास्क लिया और उसमें उन्होंने कुछ ईस्ट को डाला। दो इन्होंने फ्लास्क लिया यहाँ पर, एक में ईस्ट को रखा था जिसे उन्होंने एयर में ओपन करके रख दिया और एक उन्होंने पूरी तरह से टाइटली क्लोज कर दिया था। कुछ टाइम के बाद उन्होंने देखा जो फ्लास्क उन्होंने एयर में ओपन किया है उसमें कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर गए हैं, और जो फ्लास्क उन्होंने टाइटली क्लोज कर रखा था उसमें उन्होंने कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को नहीं देखा। इससे उन्होंने डिस्प्रूव कर दिया ए बायोजेनेसिस थ्योरी को एंड प्रूव किया था बायोजेनेसिस थ्योरी को। तो आपको ध्यान रखना है, फाइनली किसने डिस्प्रूव किया था ए बायोजेनेसिस को, तो वो है लुईस पास्चर, और प्रूव किया था बायोजेनेसिस थ्योरी को। ये आपको ध्यान रखना है। यहां पर देखिए, हाँ लेकिन एक बात और है, ये जो बायोजेनेसिस थ्योरी है क्या नहीं बता पाए कि डिड नॉट आंसर हाउ द फर्स्ट लाइफ फॉर्म केम ऑन अर्थ। जो ये तो इन्होंने बता दिया कि जो लाइफ आई है प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से आई है, लेकिन ये नहीं बता पाए कि फर्स्ट लाइफ फॉर्म कहां से आई है। ओपेरिन ऑफ रसिया एंड हेल्डेन ऑफ इंग्लैंड। फिर एक हाइपोथेसिस आई, एक यहाँ पर जो हम लोग किसने दिया था एक हाइपोथेसिस, जो ओपेरिन और हेल्डन थे उनकी जो हाइपोथेसिस थी वो क्या थी, आइए देखते। यह भी एक हाइपोथेसिस थी। इसमें आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि जो ओपेरिन थे वो कहाँ के थे, रसिया के रहने वाले थे। ओपेरिन में आर आ रहा है, रसिया में आर आ रहा है, इसका मतलब ओपेरिन कहाँ के रहने वाले थे, रसिया के रहने वाले थे। एंड हेल्डन में भी डी आ रहा है, इंग्लैंड में भी डी आ रहा है, तो हेल्डन कहाँ के रहने वाले थे, इंग्लैंड के रहने वाले थे। इनके हाइपोथेसिस क्या थी, आइए देखते हैं। इनका कहना था कि जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ है ये कहाँ से आई, प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से आई। वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स क्या है, आरएनए है और प्रोटीन है। इनकी भी थ्योरी किससे मिलती जुलती है, ए बायोजेनेसिस थ्योरी का, बट ए बायोजेनेसिस थ्योरी से बेटर है क्योंकि यहाँ पर इन्होंने क्या बोल दिया, नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बोला, और वो भी कौन सा, आरएनए और प्रोटीन की बात करी है। जबकि ए बायोजेनेसिस थ्योरी में किसकी बात की गई थी, कीचड़ से और भूसे से आई है, ऐसा बोला गया था। इस वजह से ए बायोजेनेसिस थ्योरी के कंपैरिजन में जो ओपेरिन और हेल्डन की हाइपोथेसिस थी वो बेटर थी। आइए देखते हैं, जो ओपेरिन और हेल्डन की हाइपोथेसिस थी इन्हें केमिकल इवोल्यूशन भी कहा जाता है। इन्हें कौन सा इवोल्यूशन कहा जाता है, इन्हें केमिकल इवोल्यूशन भी कहा जाता है। आइए देखते हैं, ये देखिए, फॉर्मेशन ऑफ डाइवर्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स फ्रॉम इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट। मतलब कि केमिकल इवोल्यूशन क्या है, क्यों बोला गया जो ओपेरिन और हेल्डन के हाइपोथेसिस को केमिकल इवोल्यूशन, क्योंकि फॉर्मेशन होता है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का, किससे, इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट से। इस वजह से जो ओपेरिन और हेल्डन के हाइपोथेसिस को केमिकल इवोल्यूशन भी बोला जाता है। तो केमिकल इवोल्यूशन की हाइपोथेसिस किसने दिया था, ओपेरिन एंड हेल्डन ने दिया था, और एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किसने दिया था केमिकल इवोल्यूशन का, तो एसएल मिलर ने दिया था। कब, 1953 में दिया। तो वो अभी हम आगे देखेंगे। चलिए आगे समझते हैं।
अब देखिए कंडीशंस ऑन अर्थ, उस टाइम पर जब सबसे पहले लाइफ फॉर्म बनी, उस टाइम पर अर्थ का जो कंडीशन था वो कैसा था, हाई टेम्परेचर था, ऑल्केनिक। यहाँ पर 3 पॉइंट आपको ध्यान रखना है। पहला आपको क्या कि उस समय टेम्परेचर जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ जिस टाइम बना था, सबसे पहले अर्थ बनी एंड फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ भी उस टाइम पर बना था। मतलब क्या सिर्फ आपका ये बोला गया आरएनए प्रोटीन की यहाँ पर डिस्कस हो रहा है। तो इसके कंपैरिजन में अगर हम लोग बात करें तो अर्ली अर्थ पर कंडीशन कैसा था, कंडीशंस ऑन अर्थ जब सबसे पहले अर्थ बना उस टाइम की बात है ये। उस टाइम पर जो टेम्परेचर था हाई था, वॉल्केनिक एरप्शंस थे, वॉल्केनिक स्टोन्स थे, में ज्वालामुखी यहाँ पर फूट रही थी। और थर्ड पॉइंट आपको जो ध्यान देना है वो है रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था। मेथेन और अमोनिया थे उस समय का एटमॉस्फेयर रिड्यूसिंग था, ऑक्सीजन वहां पर नहीं थे, आपको ये ध्यान रखना है। एंड देन केमिकल इवोल्यूशन का एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किसने दिया, वो थे एस.एल. मिलर। इन्होंने कब दिया था, 1953 में। अब देखिए अमेरिकन साइंटिस्ट इन्होंने क्या किया, वही सारी कंडीशंस ली जो ओपेरिन एंड हेल्डन ने अपने हाइपोथेसिस में बताया था। इस वजह से एस.एल. मिलर के एक्सपेरिमेंट को सिमुलेशन एक्सपेरिमेंट भी कहा जाता है। द कंडीशन इन लेबोरेटरी स्केल, ही क्रिएटेड इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इन ए क्लोज फ्लास्क। इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या क्या लिया था, एक क्लोज फ्लास्क लिया था और उस फ्लास्क में क्या क्या था, मेथेन, हाइड्रोजन, अमोनिया एंड वाटर वेपर था। और टेम्परेचर इन्होंने कितना लिया था, 800 डिग्री सेल्सियस। एंड ही ऑब्जर्व फॉर्मेशन, कुछ दिनों के बाद इन्होंने देखा कि वहां पर फॉर्मेशन हो गया है किसका, अमीनो एसिड का। इन सिमिलर एक्सपेरिमेंट और इस तरह के और सिमिलर एक्सपेरिमेंट किए गए जिसमें ऑब्जर्व किया गया फॉर्मेशन ऑफ शुगर को, फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन बेसिस को, पिगमेंट को एंड फैट को। अब देखिए इसमें आपको एक और जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है, हाँ, जो केमिकल इवोल्यूशन था वो मोर और लेस एक्सेप्टेड था, ये भी आपको ध्यान देना है। केमिकल इवोल्यूशन वाज मोर और लेस एक्सेप्टेड। अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट की हम लोग बात करने वाले हैं, फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ का वो कब आया था, 3 बिलियन ईयर्स एगो। जो फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ है वो कब आया था, 3 बिलियन ईयर्स एगो। ये देखिए एस.एल. मिलर का एक्सपेरिमेंट है। इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या क्या लिया था, ये देखिए यहाँ पर इन्होंने 2 लीटर का फ्लास्क लिया था। इसमें क्या क्या है, मेथेन, अमोनिया, वाटर और हाइड्रोजन है। और यहाँ पर इन्होंने 2 टंगस्टन की बनी हुई इलेक्ट्रोड ली थी जिससे इन्होंने इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज क्रिएट करवाया था। और इस फ्लास्क का टेम्परेचर कितना कर लिया था इन्होंने, 800 डिग्री सेल्सियस किया हुआ था। चलिए नॉन सेलुलर तक हम लोग पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ। जो फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ है वो कब आया था, 2000 मिलियन ईयर्स एगो, या फिर हम कह सकते हैं 2 बिलियन ईयर्स एगो। अगर हमें बिलियन को मिलियन में चेंज करना है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और अगर हमको क्या करना है मिलियन से बिलियन में लाना है तो 3 जीरो को कम कर देंगे। तो इस तरह से हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म ए थियरी, यहाँ पर एक थ्योरी है, कन्वेंशनल रिलीजियस लिटरेचर थ्योरी कहा जाता है। यह एक धार्मिक थ्योरी पर बेस्ड है जो कि थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन है। जो थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन है इसमें ये माना जाता है, इसमें 3 कॉन्सेप्ट थे, इन्होंने 3 चीजें बताई। इस थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन के हिसाब से यहाँ पर 3 चीजें बताई गई। पहला क्या था, दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट वी सी टुडे वेयर क्रिएटेड एज सच। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म आज हम देख रहे हैं वो सब ऐसे ही पहले भी रही होंगी जब ये क्रिएट हुई थी। कोई चेंजमेंट नहीं हुआ है, कोई इवोल्यूशन नहीं हुआ है। मतलब ये था कि कोई सुपर नेचुरल पावर रही होगी, उसने अपने माया से ऐसे ही लिविंग ऑर्गेनिज्म को बना दिया होगा। एंड सेकेंड पॉइंट देखिए क्या है, that the diversity was always same since creation and will be the same in future। इनका कहना था जो डाइवर्सिटी आप, इस सेकेंड पॉइंट है, इनका कहना है जैसी डाइवर्सिटी आप देख रहे हैं
ये जब क्रिएट हुई थी तब भी ऐसी रही होंगी और आगे फ्यूचर में भी ये ऐसे ही रहने वाली है। एंड जो इनका थर्ड है, अर्थ इज अबाउट 4000 ईयर्स ओल्ड, और इनके हिसाब से जो इनका थर्ड पॉइंट है, इनका कहना है जो अर्थ है वो 4000 ईयर्स पुराना है। इनके हिसाब से जो अर्थ है वो 4000 साल पुराना है। ये आपको 3 पॉइंट ध्यान रखना है थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन का। अब इसके अलावा हम लोग बात करने वाले हैं एक साइंटिस्ट का जिसका नाम है चार्ल्स डार्विन। जो चार्ल्स डार्विन थे, जब वो समुद्री यात्रा कर रहे थे, पूरे वर्ल्ड का सैर कर रहे थे, फ्लोरा एंड फना की स्टडी कर रहे थे, उस टाइम की बात है। इनके शिप का नाम क्या था? HMS बीगल था, जिसपे बैठकर ये समुद्री यात्रा कर रहे थे। देखिए, डार्विन के हिसाब से ये था कि जो भी ऑर्गेनिज्म है जो सरवाइव कर सकते हैं नेचुरल कंडीशंस में, लाइक इस बदलते मौसम में, फूड की कमी में या अदर फिजिकल फैक्टर के इन सारे कंडीशंस में खुद को सरवाइव कर सकते हैं, वही क्या है, इस नेचुरल कंडीशन में जो सरवाइव कर सकते हैं वही फिट बैठेंगे। एंड वही जो है क्या है, डार्विन के हिसाब से क्या बोला गया कि यहाँ पर नेचुरल सिलेक्शन का जो कॉन्सेप्ट था किसने दिया था? डार्विन ने दिया था। डार्विन के हिसाब से नेचुरल सिलेक्शन कब होगा? ऐसे इंडिविजुअल, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो इस इन्वायरमेंटल कंडीशन में खुद को फिट रखते हैं, वही मोर नंबर ऑफ प्रोजीनी प्रोड्यूस करेंगे, वही रिप्रोडक्टिवली फिट होंगे एंड वही नेचर के द्वारा सेलेक्ट किए जाएंगे। तो रिप्रोडक्टिव फिटनेस को इन्होंने ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया था। इनका कहना था जो रिप्रोडक्टिवली हेल्दी होंगे वही मोर नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेंगे और वही नेचर के द्वारा सिलेक्ट किए जाएंगे। आइए देखते हैं। अकॉर्डिंग टू डार्विन, अल्टीमेटली एंड ओनली टू रिप्रोडक्टिव फिटनेस हु आर बेटर फिट एन एनवायरमेंट, एक इन्वायरमेंट में जो बेटर फिट होंगे वही मोर प्रोजीनी प्रोड्यूस करेंगे, अदर के कंपेरिजन में विल सर्वाइव मोर, वही ज्यादा सर्वाइव करेंगे और नेचर के द्वारा वही सेलेक्ट किए जाएंगे। उसे ही इन्होंने क्या बोला? नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन ही क्या है? इवोल्यूशन का एक मैकेनिज्म है। इवोल्यूशन का जो मैकेनिज्म है डार्विन के हिसाब से किसे बताया गया? नेचुरल सिलेक्शन को ही बताया गया। इवोल्यूशन का मैकेनिज्म एनसीईआरटी के पॉइंट है तो आपको ध्यान रखना है। जिस टाइम पर डार्विन स्टडी कर रहे थे उसी टाइम पर एक और नेचुरलिस्ट थे जिनका नाम था अल्फ्रेड वेलस। ये क्या थे? एक नेचुरलिस्ट थे। ये भी वर्क कर रहे थे कहां पर? मलय आर्चिपिएलागो पर। जो मलय आर्चिपिएलागो है यह भी क्या है? एक द्वीप समूह है। इन्होंने सेम कंक्लूजन दिया था जो डार्विन ने दिया था। तो आपको ये दोनों पॉइंट ध्यान रखना है कि जो डार्विन थे उनके शिप का नाम क्या था? उनके शिप का नाम HMS बीगल था। डार्विन ने नेचुरल सिलेक्शन कॉन्सेप्ट दिया था और रिप्रोडक्टिवली फिटनेस को इन्होंने ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया। जो अल्फ्रेड वेलस थे वो एक नेचुरलिस्ट थे, वो उन्होंने वर्क किस पर किया था? मलय आर्चिपिएलागो पर किया था। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है एविडेंसेस फॉर इवोल्यूशन। इवोल्यूशन के क्या एविडेंस है? इवोल्यूशन का जो सबसे बढ़िया एविडेंस है, जो सबसे बढ़िया प्रमाण है, वो है फॉसिल्स। फॉसिल्स से हम पता लगा सकते हैं कि जो इवोल्यूशन है वो मतलब कैसे हुआ होगा और ये जो फॉसिल्स मिला हुआ है ये कितने साल पुराना था। अब जैसे यहाँ पर हम अगर इसे समझना चाहते हैं कि कैसे फॉसिल इवोल्यूशन का एविडेंस है, तो आइए पहले समझते हैं। यहाँ पर जैसे देखिए ये अर्थ रही होगी, इस पर कुछ लिविंग फॉर्म रहे होंगे, लाइक प्लांट्स रहे होंगे, एनिमल्स रहे होंगे। जैसे मान लो कि ये कुछ एनिमल्स हैं और यहाँ पर कुछ प्लांट्स भी हैं। यहाँ पर ह्यूमन रहे होंगे। अब यहाँ पर हमने ये जो पहले अर्थ रही होगी हमने इसे ए नाम दे दिया। अब यहाँ पर देखिए ये कुछ ऑर्गेनिज्म थे, कोई भूकंप आया होगा, कैलामाइटीज आया होगा और ये इस अर्थ के नीचे दब गए होंगे। अब जब ये अर्थ के नीचे दबे होंगे तो इसका जो वो जो सॉफ्ट वाला पार्ट है वो डिकम्पोज हो गया होगा, जो हार्ड वाला पार्ट है वो इस अर्थ में दब गया होगा। जो हार्ड वाले पार्ट हो डिकम्पोज तो होंगे नहीं, अब वो इस राख में दब गए होंगे। एंड देन इसके ऊपर फिर एक लाइफ फॉर्म आई होंगी जिसे हम बी नाम दे रहे हैं।
इस पर फिर नए इंडिविजुअल आपको दिख रहे हैं, ये प्लांट हैं, एनिमल हैं, ये आपको दिख रहे हैं। एंड फिर कोई कैलामाइटीज आई होंगी एंड देन क्या ये भी इस अर्थ के नीचे दब गए होंगे। इस तरह से एक स्ट्रेटा बनता चला जाता है लेयर बाय लेयर। अब क्या है यहाँ पर, इससे हम ये जैसे मान लीजिए कि हमें कोई चट्टान तोड़ा जा रहा, रॉक तोड़ा जा रहा है, तो हमको मान लीजिए कि कहीं पर कोई फॉसिल मिला। अब हम उसको ये देखते हैं कि जो फॉसिल है कौन से स्ट्रेटा में, इसके जो एविडेंस मिले हैं किस स्ट्रेटा में मिले हैं। ये सेडिमेंट की लेयर आपको दिख रही है, ये सेडिमेंट की लेयर है। इसमें से जो ऑर्गेनिज्म, मान लीजिए वो जो हमें फॉसिल मिला है वो अगर इस ए वाले सेडिमेंट पर मिला हुआ है तो हम उसको ये सबसे ओल्ड फॉसिल माना जाएगा। जो इस बी वाले पर होगा ये इससे न्यूली होगा, और जो इस सी वाले पर होगा वो उससे भी नया होगा। अगर हमें यहाँ पर पता लगाना है फॉसिल की एज, तो इस सेडिमेंट लेयर को काउंट करके फॉसिल का एज बता सकते हैं। ये आपका नया वाला, ये आपका जो है न्यूली फॉसिल्स हैं, ये उससे पुराना वाला फॉसिल्स है। आइए देखते हैं। Fossils are remain of hard part of life form found in rock। जो हार्ड पार्ट होते हैं वो रॉक में पाए जाते हैं। रॉक फॉर्म सेडिमेंट, जो रॉक है सेडिमेंट बनाता है। क्रॉस सेक्शन ऑफ अर्थ क्रस्ट इंडिकेट अरेंजमेंट ऑफ सेडिमेंट वन ओवर द अदर ड्यूरिंग द लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ अर्थ। एक के ऊपर एक सेडिमेंट आते जाते इसे सेडिमेंट की लेयर बनती है, जिससे हम सेडिमेंट के लेयर को काउंट करके उस फॉसिल की एज को बता सकते हैं। Different aged rock sediment contain fossil of different life form who probably died during the formation of particular sediment। एक चीज और बताना समझ लीजिए, जो फॉसिल का एविडेंस है उसे पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंस भी कहा जाता है। ये देखिए पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंस भी कहा जाता है फॉसिल के एविडेंस को। हाँ, एक और पॉइंट है जो आपको ध्यान देना है, यहाँ क्वेश्चन मार्क है। एजेस ऑफ द फॉसिल्स आर कैलकुलेटेड। फॉसिल के एज को आप कैसे कैलकुलेट करेंगे ये भी आपको ध्यान देना है। अब एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन मार्क लगा के छोड़ दिया है वो भी कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी आपके लिए जरूरी है। अब यहाँ पर देखिए कि कैसे हम फॉसिल के एज को कैलकुलेट करेंगे, तो उसके एज को हम कैलकुलेट कर सकते हैं कैसे कैसे। जो फर्स्ट पॉइंट है वो है आपका कार्बन 14 डेटिंग मेथड। कार्बन 14 डेटिंग मेथड आप लोग रेडियो एक्टिविटी में पढ़े होंगे इसे। एंड सेकेंड पॉइंट जो आपका है वो है यूरेनियम लेड मेथड। और जो आपका थर्ड पॉइंट है वो है पोटेशियम आर्गॉन मेथड, जिससे हम फॉसिल्स के एज को कैलकुलेट कर सकते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, वो है एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर इवोल्यूशन, जिसे दिया किसने था, अर्नस्ट हीकल ने दिया था। ये बेस्ड किस पर था, ऑब्जर्वेशन ऑफ सर्टेन फीचर्स ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज। इनके हिसाब से ये था कि कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो कि कॉमन होते हैं ऑल वर्टिब्रेट के एम्ब्रियोनिक स्टेज में, बट एब्सेंट हो जाते हैं एडल्ट में। जिसका एक बहुत बढ़िया सा एग्जाम्पल है वो है गिल स्लिट का पाया जाना। बात करते हैं एम्ब्रियो ऑफ ऑल वर्टिब्रेट के एम्ब्रियो में इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग, तो उसमें एक रो ऑफ वेस्टिजियल गिल स्लिट होता है जो कि प्रेजेंट कहां पर होता है, बिहाइंड द हेड, हेड के पीछे होता है। इट इज अ फंक्शनल ऑर्गन, यह एक फंक्शनल ऑर्गन होता है केवल किसमें, फिशेस में। देखिए एम्ब्रियोनिक स्टेज में ऑल वर्टिब्रेट में गिल स्लिट पाया जाता है, लेकिन एडल्ट फॉर्म में सिर्फ गिल्स में, ये जो फिशेस है उसी में सिर्फ गिल्स फंक्शनल होती हैं, नॉट फाउंड इन एनी अदर एडल्ट वर्टिब्रेट। अब इस एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट का जो ये एम्ब्रियोलॉजिकल थ्योरी है, जो एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस है, इसको किसने डिस्प्रूव कर दिया था। देखिए दिस प्रपोजल वाज डिस्प्रूव्ड केयरफुल्ली। किसने डिस्प्रूव किया था इसे, कार्ल अर्नस्ट वॉन बियर ने। ये जो एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर इवोल्यूशन था, इस थ्योरी को दिया किसने था, अर्नस्ट हीकल ने दिया था। इसे डिस्प्रूव किसने किया, कार्ल अर्नस्ट वॉन बियर। इन्होंने बताया कि एम्ब्रियो नेवर पास थ्रू द एडल्ट स्टेजेस ऑफ अदर एनिमल। एम्ब्रियो कभी भी किसी अदर एनिमल के एडल्ट स्टेज से होकर पास नहीं होती है।
नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं कंपैरेटिव एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी सो सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस एमंग ऑर्गेनिज्म टुडे एंड दोज आर एग्जिस्टेड ईयर्स अगो। मतलब अब हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करने जा रहे हैं होमोलॉगी एंड एनालॉगी का। चलिए यहाँ पर ये देखिए रेप्टिलियन का एंसेस्ट्रल स्टॉक है। अगर आपको रेप्टिलियन के एंसेस्ट्रल स्टॉक को समझना है तो आप हमारी बात को ध्यान से सुनिए। रेप्टिलियन के एंसेस्ट्रल स्टॉक की बात करें तो वो दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, सौरोप्सिडा एंड साइनैप्सिडा। सौरोप्सिडा में लिजर्ड लाइक रेप्टाइल को रखा गया, साइनैप्सिडा में मैमल लाइक रेप्टाइल को रखा गया। सौरोप्सिडा में कौन कौन आ जाएगा? आर्कियोटेरिक्स, टिरैनोडॉन, क्रोकोडाइल्स एंड डायनासोर आ जाएंगे, जिसमें से सिर्फ क्रोकोडाइल लिविंग होते हैं, बाकी सब एक्सटिंक्ट होते हैं। तो जो आपका मॉडर्न रेप्टाइल है वो कौन है? क्रोकोडाइल्स है। डायनासोर के यहाँ पर 4 स्पीसीज है। कौन कौन है? ब्रैंकियोसार्स, स्टीगोसार्स, टिरैनोसारस एंड इसके अलावा आपका यहाँ पर आइए देख लेते हैं ट्राइसेराटॉप्स भी है। ये देखिए यहाँ पर ये जो एंसेस्टर स्टॉक दिखाया गया है ये फैमिली ट्री, अब ये डायनासोर का है। ये जो एंसेस्टर स्टॉक आपको दिखाया गया डायनासोर्स एंड देयर लिविंग मॉडर्न डे काउंटर पार्ट ऑर्गेनिज्म लाइक क्रोकोडाइल एंड बर्ड। तो यहाँ पर आइए देखते हैं, अभी हमने क्या बताया, सौरोप्सिडा में किसके किसको रखा गया है? आर्कियोटेरिक्स, क्रोकोडाइल, टिरैनोडॉन एंड बाकी ये जो चारों दिखाए गए हैं ये डायनासोर्स हैं। इसमें से जो क्रोकोडाइल्स है ये मॉडर्न रेप्टाइल होता है, लिविंग है, बाकी सब डेड होते हैं। जो आर्कियोटेरिक्स है ये कनेक्टेड लिंक होती है रेप्टाइल एंड बर्ड के बीच का। अब यहाँ पर हम बात करते हैं डायनासोर के 4 स्पीसीज का। पहला है ब्रांकियोसार्स, सेकंड है स्टीगोसार्स और इस थर्ड को आप पहचान लीजिए, ये है टिरैनोसार्स और ये है ट्राइसेराटॉप्स। ये डायनासोर्स के 4 स्पीसीज है। जब भी आपको एनसीईआरटी पढ़ना है डायग्राम को भी देखते रहना है। चलिए अब समझते हैं व्हाट इज द होमोलॉगी एंड व्हाट इज द एनालॉगी। होमोलॉगी किसे कहेंगे और एनालॉगी किसे कहेंगे? चलिए पहले इसको समझ लेते हैं। व्हाट इज द होमोलॉगी? होमोलॉगी को डाइवर्जेंट इवोल्यूशन भी कहा जाता है। होमोलॉगी को डाइवर्जेंट इवोल्यूशन भी कहा जाता है। होमोलॉगी में क्या होता है? ओरिजिन सेम होती है और फंक्शन यहां पर डिफरेंट होते हैं। देखिए ओरिजिन सेम और फंक्शन डिफरेंट है तो होमोलॉगी को डाइवर्जेंट इवोल्यूशन भी कहा जाता है। चलिए इसको डाइवर्जेंट को समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं। देखिए होमोलॉगी की अगर बात करें तो ओरिजिन इनका सेम है, ओरिजिन सेम, फंक्शन डिफरेंट। ओरिजिन सेम, फंक्शन डिफरेंट। यहां पर देखिए कॉमन एंसेस्ट्री है, इनके जो एंसेस्टर होंगे वो कॉमन होंगे। कॉमन एंसेस्ट्री हमें देखने को मिलेगा, कॉमन एंसेस्ट्री। होमोलॉगी को डाइवर्जेंट इवोल्यूशन कहते हैं। देखिए यहाँ पर ये फंक्शन के फॉर्म में यहाँ पर देखिए डाइवर्जन आपको दिखाया गया है, इन्हें डाइवर्जेंट इवोल्यूशन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। अब यहाँ पर एडाप्टिव डाइवर्जेंस भी देखो, डाइवर्जन है तो इन्हें एडाप्टिव डाइवर्जेंस भी कहा जाता है। क्या? एडाप्टिव डाइवर्जेंस। एंड इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो जो एडाप्टिव रेडिएशन है वो भी आपका किस में आ जाएगा? होमोलॉगी में आ जाएगा। एडाप्टिव रेडिएशन की अगर बात करें उसे भी किसे में रखा गया है? होमोलॉगी में रखा गया है, क्योंकि यहाँ पर डाइवर्जेंस हो रहा है ना। अब वहीं पर इनके कुछ एग्जाम्पल की अभी हम लोग देख लेंगे। इससे पहले चलिए साथ में एनालॉगी को भी समझते हैं। एनालॉगी की अगर हम बात करें, एनालॉगी की अगर बात करें तो इसमें आपका क्या है, जो ओरिजिन होगा, जो फंक्शन होगा यहाँ पर,
ओरिजिन यहाँ पर क्या होगा, डिफरेंट होगा। देखिए ओरिजिन यहाँ पर डिफरेंट है और फंक्शन यहाँ पर सेम है। ओरिजिन डिफरेंट, फंक्शन सेम। ओरिजिन डिफरेंट, फंक्शन सेम। देखिए यहां पर कॉमन एंसेस्ट्री है, लेकिन यहां पर कॉमन एंसेस्ट्री नहीं होता, नो कॉमन एंसेस्ट्री, नो कॉमन एंसेस्ट्री। अब यहां पर देखिए, वहां पर दिया है डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, देखिए वहां डाइवर्जेंस दिखाया गया है, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। यहां पर देखिए कन्वर्जेंस दिखाया गया है, इसे हम क्या बोलेंगे, कन्वर्जेंस इवोल्यूशन, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। वहां पर देखिए एडाप्टिव डाइवर्जेंस कहेंगे और यहां पर एडाप्टिव कन्वर्जेंस कहेंगे, एडाप्टिव कन्वर्जेंस। एडाप्टिव रेडिएशन सिर्फ होमोलॉजी में आएगा, एनालॉजी में यहां पर नहीं आएगा। अब इसके भी कुछ एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। चलिए पहले होमोलॉजी के एग्जाम्पल देखते हैं। तो होमोलॉजी के एग्जाम्पल में आपका जो दिया हुआ है, ये देखिए आपका ये फर्स्ट एग्जाम्पल है। होमोलॉजी का पहला एग्जाम्पल आपका है व्हेल, बैट, चीता एंड ह्यूमन। जो व्हेल, बैट, चीता एंड ह्यूमन है, ये आपका फर्स्ट एग्जाम्पल है। हाँ देखिए इसमें ये सिमिलरिटी किसमें शो कर रहे हैं, सिमिलरिटी इनका है पैटर्न ऑफ बोन्स ऑफ फोरलिम्ब। अगर हम बात करते हैं बोन के पैटर्न की हमारे फोरलिम्ब में, तो जैसा हमारे फोरलिम्ब में होगा पैटर्न अरेंजमेंट, वैसे ही व्हेल में होगा, बैट में होगा, चीता में होगा, ह्यूमन में होगा, लेकिन उनके फंक्शन अलग अलग होंगे। जैसे कि हम अपनी अगर हैंड की बात करें, ये हमारा ह्यूमरस है, ये हमारा रेडियस अल्ना है, ये हमारा कार्पल है, ये मेटाकार्पल है और ये फैलेंजीज है। ऐसे ही व्हेल में होगा, बैट में होगा और चीता में भी होगा। अब देखिए इनका फंक्शन कैसे अलग अलग है। सबसे पहले हम बात करते हैं व्हेल का। जो व्हेल है उनके जो फोरलिम्ब है वो किसमें मॉडिफाई हो जाते हैं, वो फिन्स में मॉडिफाई हो जाते हैं और हेल्प किसमें करते हैं, स्विमिंग में। वहीं पर बात करते हैं बैट के फोरलिम्ब का, तो जो बैट का फोरलिम्ब है वो किसमें मॉडिफाई हो जाएगा, विंग में मॉडिफाई हो जाएगा, हेल्प करेगा फ्लाइंग में। वहीं पर बात करते हैं चीता का, जो चीता का फोरलिम्ब है वो लेग में मॉडिफाई हो जाता है और किसमें हेल्प करता है, वो रनिंग में। देखिए सबका जो है बोन का पैटर्न जो अरेंजमेंट है सेम है, लेकिन फंक्शन अलग अलग है। यहीं पर ह्यूमन की बात करें, जो ह्यूमन के फोरलिम्ब है वो मॉडिफाई हो जाते हैं हैंड में और वो हेल्प करते हैं किसी ऑब्जेक्ट को पकड़ने में। होमोलॉजी का पहला एग्जांपल आपका कौन सा हुआ, व्हेल, बैट, चीता एंड ह्यूमन का फोरलिम्ब। ये सिमिलरिटी किसमें शो कर रहे हैं, जो अरेंजमेंट है, जो पैटर्न है बोन का, फोरलिम्ब का, उसमें सिमिलरिटी शो कर रहे हैं, लेकिन फंक्शन इनके अलग अलग हैं। देखिए वही दिया हुआ है, through these forelimb perform different function in these animals, they have similar anatomical structure, similar anatomical structure सब में यही होगा। देखिए जरा, all of them have humerus, radius, ulna, carpus and metacarpus and phalanges in their forelimb। जितने भी यहाँ पर नाम आपके लिए गए हैं, whale, bat, cheetah and human, सब में ये सारी चीजें होगी। क्या, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पस, मेटाकार्पस एंड फैलेंजीज फोरलिम्ब में, बस इनके फंक्शन अलग अलग होंगे। चलिए हमारा जो नेक्स्ट है, ये देखिए आपको यहाँ पर वही बोला गया है, सेम स्ट्रक्चर डेवलप अलोंग द डिफरेंट डायरेक्शन ड्यू टू एडॉप्टेशन टू डिफरेंट नीड्स। इस वजह से इन्हें क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन भी कहा जाता है होमोलॉजी को। एंड दीज स्ट्रक्चर्स आर होमोलॉगस। होमोलॉजी इंडिकेट, देखिए होमोलॉजी किसको इंडिकेट करते हैं, कॉमन एंसेस्ट्री को इंडिकेट करते हैं। अदर एग्जाम्पल इसके कौन कौन सा है, वर्टिब्रेट, हार्ट और ब्रेन। यहाँ पर वर्टिब्रेट, हार्ट और ब्रेन, यहाँ पर दो एग्जाम्पल छुपा हुआ है। पहला एग्जाम्पल है वर्टिब्रेट का हार्ट, चलिए पहला तो आपका ये हो गया और ये आपका दूसरा एग्जाम्पल है। सेकंड एग्जाम्पल आपका हो गया वर्टिब्रेट का हार्ट और थर्ड एग्जाम्पल हो गया आपका वर्टिब्रेट का ब्रेन।
जो वर्टिब्रेट के हार्ट की बात करें, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में उनके हार्ट का स्ट्रक्चर, किसी में जो है 2 चैम्बर हार्ट, किसी में 3 चैम्बर, किसी में 4 चैम्बर, उसके जरूरतों के हिसाब से उसमें ये चेंजेस हैं उनके फंक्शन के बेसिस पर। अब वहीं पर बात करते हैं हम फोर्थ एग्जाम्पल का। 3 एग्जाम्पल हमारे हो चुके हैं इसके। हमारा जो फोर्थ एग्जाम्पल है वो कौन सा है? ये है हमारा फोर्थ एग्जाम्पल। थॉर्न एंड टेंड्रिल ऑफ बाउगनविलिया एंड कुकुरबिटा रिप्रेजेंट होमोलॉगी। तो जो यहाँ पर थॉर्न एंड टेंड्रिल है, ये देखिए बाउगनविलिया का थॉर्न और कुकुरबिटा का ये टेंड्रिल। चाहे थॉर्न की बात करें चाहे टेंड्रिल की बात करें, ये किसका मॉडिफिकेशन है? ये देखिए पहली बात, ये देखिए ये आपको स्टेम्स दिख रहे हैं, ये स्टेम्स दिख रहे हैं। स्टेम पर ये जो आपका यहाँ पर एक्सिलरी बड होता है, स्टेम पर यहाँ एक्सिलरी बड होगा। एक्सिलरी बड का ही मॉडिफिकेशन थॉर्न भी है और एक्सिलरी बड का ही मॉडिफिकेशन टेंड्रिल भी है। जो थॉर्न है वो किस में हेल्प करता है? डिफेंस में हेल्प करता है। स्टेम पर क्या होगा? यहाँ पर एक्सिलरी बड होगा और एक्सिलरी बड ही किसमें मॉडिफाई होता है? थॉर्न में और टेंड्रिल में। थॉर्न किसमें हेल्प करता है? डिफेंस में। थॉर्न किसमें हेल्प करेगा? डिफेंस में। वहीं पर टेंड्रिल की बात करें तो ये इसे सपोर्ट प्रोवाइड करता है। देखिए ओरिजिन इनकी सेम है लेकिन फंक्शन इनके अलग अलग हैं। ये भी आपका एग्जाम्पल किसका हो गया? होमोलॉगी का। होमोलॉगी के 4 एग्जाम्पल हमने पढ़े हैं। पहला क्या है? फोरलिम ऑफ whale, bat, cheetah and human. Second example, vertebrate का heart. Third example, vertebrate का brain. And fourth example, thorn of bougainvillea and tendril of cucurbita. ये देखिए बाउगनविलिया है और ये आपको कुकुरबिटा दिखाया गया है। चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर देखिए लिखा होमोलॉगी इज द बेस्ड ऑन डाइवर्जेंट इवोल्यूशन वेरियाज, जबकि एनालॉगी ये एग्जैक्टली होमोलॉगी का अपोजिट होता है। चलिए एनालॉगी में हम लोग पढ़ ही चुके हैं। अब एनालॉगी के एग्जाम्पल को यहाँ समझते हैं। एनालॉगी का हमारा जो पहला एग्जाम्पल है वो है विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड्स। जो विंग्स है बटरफ्लाई एंड बर्ड्स का, इनका जो फंक्शन होगा वो कैसा होगा? इनका जो ओरिजिन है वो डिफरेंट होगा लेकिन इनका जो फंक्शन है वो सेम होगा। एंड ये देखिए आपका विंग्स ऑफ बट, ये पहला एग्जांपल आपका एनालॉगी का है। एंड दूसरा एग्जांपल की अगर हम बात करें, बाकी ये तो हम पहले बता चुके हैं, ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशन शो करता है। एनालॉगी का सेकेंड एग्जांपल हमारा है आपका, ये देखिए आईज ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल्स। ये हमारा सेकेंड एग्जांपल है, आईज ऑफ ऑक्टोपस एंड। पहला एग्जांपल आपका क्या था? विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड्स। दूसरा एग्जांपल है आईज ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल्स। जो आपका थर्ड एग्जांपल है वो है फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन। क्या है? फ्लिपर ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन। पहला एग्जांपल विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड्स, सेकंड एग्जांपल आईज ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल्स, थर्ड एग्जांपल फ्लिपर ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन होगा। वन कैन से दैट इट इज द सिमिलर हैबिटाट। चलिए हटाइए इसको, आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक एग्जाम्पल आपका और है, फोर्थ नंबर का जो एग्जाम्पल है वो है आपका स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो। जो स्वीट पोटैटो है ये रूट का मॉडिफिकेशन होता है और जो पोटैटो है ये स्टेम का मॉडिफिकेशन है। अगर हम दो रूट एक साथ आपको दे दें तो उसे आप क्या कहेंगे? रूट और रूट आपस में कैसे होंगे? होमोलॉगी होंगे। दो स्टेम आपको दे दे, स्टेम और स्टेम आपस में कैसे होंगे? होमोलॉगी होंगे। लेकिन रूट और स्टेम की बात करें तो ये आपस में कैसे होंगे? एनालॉगी होंगे। यहाँ पर देखिए फोर्थ एग्जाम्पल हम लोगों ने होमोलॉगी के पढ़े और फोर्थ एग्जाम्पल एनालॉगी के पढ़े। होमोलॉगी के फोर्थ एग्जाम्पल क्या क्या थे? व्हेल, बैट, चीता एंड ह्यूमन का फोरलिम था। सेकेंड एग्जाम्पल वर्टिब्रेट का हार्ट, थर्ड एग्जाम्पल वर्टिब्रेट का ब्रेन, फोर्थ एग्जाम्पल आपका थॉर्न ऑफ बाउगनविलिया एंड टेंड्रिल ऑफ कुकुरबिटा था। अब एनालॉगी के देखिए 4 एग्जांपल कौन कौन सा पहले पढ़े? पहला विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड्स, सेकंड एग्जांपल आपने पढ़ा आईज ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल्स, थर्ड एग्जांपल फ्लिपर ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन, फोर्थ एग्जांपल स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो। स्वीट पोटैटो रूट का मॉडिफिकेशन है, पोटैटो स्टेम का मॉडिफिकेशन है। ये देखिए दिखाया गया मैन, चीता, व्हेल, बैट,
ये देखिए होमोलॉगी का फोरलिम्ब दिखाया गया है, ये देखिए जरा। ये देखिए अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये किसका है, आपको ये जो दिखाया गया है ये ह्यूमन का फोरलिम्ब है। ये देखिए ह्यूमरस है, ये रेडियस अल्ना दिखाया गया है। यहाँ पर देखिए कार्पल होंगे, देन आपके ये मेटाकार्पल होंगे, देन फैलेंजीज होंगे। अब ऐसे देखिए इसमें भी देखिए ये आपको किसका, ये चीता का लेग दिखाया गया है। चीता का जो लेग है उसमें भी ऐसे ही अरेंजमेंट दिखाया गया है। देखिए जरा ये अरेंजमेंट हमारी तरह ह्यूमरस है, रेडियस अल्ना की तरह है, और ये देखिए आपका ये रेडियस अल्ना है, कार्पल मेटाकार्पल ये इनकी फैलेंजीज है। और ये देखिए जो वेल का है इसमें भी देखिए ये आपका ह्यूमरस, रेडियस अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल एंड फैलेंजीज आपको दिखाया गया है। ये देखिए बैट में भी वैसे ही पर आपको दिखाया गया है, ये इनका ह्यूमरस, रेडियस अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल एंड फैलेंजीज दिखाया गया है। तो चलिए एक और आपका यहाँ पर दे रखा है, ये भी आपको ध्यान रखना है, प्रोटीन्स एंड जीन्स। जो प्रोटीन एंड जीन होते हैं ये किसका एग्जाम्पल है। देखिए क्या कह रहा है, जो प्रोटीन एंड जीन ये क्लू दे रहे हैं, किसका क्लू दे रहे हैं, कॉमन एंसेस्ट्री का। अगर ये कॉमन एंसेस्ट्री का क्लू दे रहे हैं इसका मतलब ये होमोलॉगी हैं। जो प्रोटीन एंड जीन्स हैं ये भी किसके एग्जाम्पल हैं, होमोलॉगी के एग्जाम्पल हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं एविडेंस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन का, इवोल्यूशन का जो एविडेंस हमें नेचुरल सिलेक्शन से मिला है, यहाँ पर स्टडी किया गया था इंग्लैंड में। इंग्लैंड में स्टडी किया गया था कब, देखिए स्टडी जो किया गया था यहाँ पर एक मॉथ थी जिसका नाम था बिस्टन बिटुलेरिया, जो कि इंग्लैंड में स्टडी किया गया था। यहाँ पर कलेक्शन किया गया था किसका, माथ का, कब 1815 में। 1850 की बात है, बिफोर इंडस्ट्री, जब फैक्ट्री वगैरह नहीं लगे थे उस टाइम पर ऑब्जर्व किया गया था कि जो व्हाइट विंग्ड माथ थी ट्री पर वो ज्यादा थी एज कंपेयर टू डार्क विंग्ड माथ या फिर मिलेनाइज्ड माथ। मतलब ये जो स्टडी था ये नेचुरल एविडेंस है जो मिलेनाइज्ड माथ है। यहाँ पर देखिए इंग्लैंड में एक माथ थी जिसका नाम था बिस्टन बिटुलेरिया। 1850 में बिफोर इंडस्ट्री, जब फैक्ट्रीज नहीं लगी थी, फैक्ट्रीज नहीं थी, पोल्यूशन नहीं था। जब पोल्यूशन नहीं था तो वहां पर देखा गया जो ट्री का बैकग्राउंड था, एक ट्री बाग था, वहां पर जो लाइकेन्स थे वो ग्रो कर गए थे। लाइकेन जो है ऐसी जगह ग्रो करते हैं जहां पर पोल्यूशन नहीं होता है। तो जो बैकग्राउंड था व्हाइट था, तो जो व्हाइट कलर की माथ थी वो उस व्हाइट बैकग्राउंड में छुप गई, और जो डार्क कलर माथ, जो मिलेनाइज्ड माथ थी वो क्लियर दिख रही थी। जो प्रीडेटर बर्ड थी वो डार्क कलर माथ को किल कर दे रही थी क्योंकि वो उनको क्लियर दिख रही थी, और जो व्हाइट कलर माथ थी वो बैकग्राउंड पर छुपी हुई थी इसलिए वो बच गई थी। इस वजह से बिफोर इंडस्ट्री 1850 की बात किया जाए तो व्हाइट कलर माथ का पॉपुलेशन ज्यादा था एज कंपेयर टू डार्क कलर या मिलेनाइज्ड माथ। ये 1850 की बात है। फिर उसी एरिया में कलेक्शन किया गया, सेम एरिया में, कब, आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन, जब फैक्ट्री वगैरह लग गई उसके बाद। कब, इन 1920 में। 1920 में देखा गया मोर डार्क विंग्ड माथ, जो डार्क विंग्ड माथ थी वो ज्यादा थी एज कंपेयर टू व्हाइट कलर माथ। डार्क माथ क्यों ज्यादा थी, जब फैक्ट्रीज लग गई तो बैकग्राउंड पर किसका डिपोजिशन होने लगा, कार्बन का डिपोजिशन होने लगा, बैकग्राउंड डार्क हो गया। अब जो डार्क कलर माथ थी वो उसमें छिप गई। जो प्रीडेटिंग बर्ड थी वो डार्क कलर माथ को क्या नहीं किल कर पाई, नहीं पहचान पाई, और वो व्हाइट कलर माथ को किल कर दी, जिसकी वजह से जो डार्क कलर की माथ थी वो उनका पॉपुलेशन यहाँ पर ज्यादा था। ये देखिए ये जो आपको ए वाला डायग्राम दिखाया गया है ये अनपॉल्यूटेड एरिया का डायग्राम है। जो ए है अनपॉल्यूटेड एरिया का है, जो बी है ये पॉल्यूटेड एरिया का डायग्राम है। यहाँ पर देखिए ये ट्री है, ये ट्री पर कंसीडर किया गया है। ए में आप देखिए ये जो पहले क्या था, पोल्यूशन नहीं था क्योंकि इंडस्ट्री नहीं थी, फैक्ट्री वगैरह नहीं थी, तो वहां पर पोल्यूशन नहीं था, तो बैकग्राउंड पर लाइकेन ग्रो कर गए होंगे, पोल्यूशन नहीं था। अब यहाँ पर देखिए जो व्हाइट कलर माथ थी ये लाइट वाले बैकग्राउंड में छुप गई, और जो ये डार्क कलर की माथ थी ये लाइट बैकग्राउंड में देखिए यहाँ पर क्लियर दिख रही है। तो जो ब्रीडिंग बर्ड थी वो क्या कर रही थी, इसको किल कर दी। अब इसको किल कर दी तो किसका पॉपुलेशन ज्यादा हो जाएगा, व्हाइट कलर माथ का। डार्क एंड मिलेनाइज्ड उसने किल कर दिया है। बिफोर इंडस्ट्री की बात है, जब फैक्ट्री नहीं लगी थी, 1850 की ये बात है।
वहीं पर 1920 की बात करें, जब इंडस्ट्री लग गई थी तो बैकग्राउंड देखिए, जो ट्री है इसके बैकग्राउंड पर किसका डिपोजिशन हो गया, फैक्ट्री वगैरह लग चुकी थी, कार्बन का डिपोजिशन हो गया, जिसकी वजह से ये और डार्क हो गया था। अब देखिए जो डार्क कलर मार्क थी वो इस डार्क बैकग्राउंड पर छुप गई। कौन क्लियर दिख रहा है, व्हाइट कलर मार्क। अब जो प्रीडेटिंग बर्ड है वो किसे किल कर देगी, व्हाइट कलर मार्क को किल कर देगी। किसका पॉपुलेशन ज्यादा हो जाएगा, तो डार्क कलर का। बिफोर इंडस्ट्री किसका पॉपुलेशन ज्यादा था, व्हाइट कलर मार्क का। एंड आफ्टर इंडस्ट्री किसका पॉपुलेशन ज्यादा था, तो वो डार्क कलर मार्क का। और एक चीज आपको और यहाँ पर ध्यान देना है कि पूछा, देखिए यहाँ पर लाइकेन का पूछा गया है। डू यू नो लाइकेन कैन यूज एज इंडस्ट्रियल पोल्यूशन इंडिकेटर। हाँ, जो लाइकेन है ये पोल्यूशन इंडिकेटर होता है, क्योंकि लाइकेन पोल्यूटेड एरिया में ग्रो नहीं करता है। जो लाइकेन है वो पोल्यूटेड एरिया में ग्रो नहीं करता। देखिए लिखा है दे विल नॉट ग्रो इन एरिया दैट आर पोल्यूटेड। चलिए इसके अलावा हम ये बात करते हैं, हाँ जो अभी हम लोगों ने मार्क की बात किया है, बिफोर इंडस्ट्री किसका पॉपुलेशन ज्यादा था, व्हाइट कलर मार्क का। आफ्टर इंडस्ट्री डार्क कलर मार्क का ज्यादा पॉपुलेशन था। लेकिन कोई भी पॉपुलेशन चाहे व्हाइट का हो या डार्क का हो पूरी तरह से गायब नहीं थी, कुछ ना कुछ उसमें पाई जा रही थी। देखिए एक सेंटेंस आपको ये भी ध्यान रखना है, रिमेंबर दैट नो वेरिएंट इज कंप्लीटली विप्ड आउट। कोई भी एक पॉपुलेशन पूरी तरह से उसमें गायब नहीं थी। नेचुरल एविडेंस का एक ये भी एग्जांपल है, जो हर्बिसाइड और पेस्टिसाइड से रेजिस्टेंट हो जाते हैं, एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस, ड्रग से रेजिस्टेंस, ये भी एक उसी का एग्जांपल है। हाँ चलिए एक इसको देखते हैं, जो इवोल्यूशन है वो कैसी प्रोसेस है, तो वह एक स्टोकैस्टिक प्रोसेस है। ये भी आपको ध्यान रखना है, जो इवोल्यूशन होती है यह एक स्टोकैस्टिक प्रोसेस है, यह एक रैंडम प्रोसेस होती है। और ये बेस्ड होती है किसमें, चांस इवेंट्स इन नेचर एंड चांस म्यूटेशन इन ऑर्गेनिज्म। मतलब स्टोकैस्टिक का मतलब यह एक रैंडम चलने वाली प्रोसेस है। यहां पर देखिए आपको दिखाया गया है डार्विन फिंचेज के बारे में। हाँ ये देखिए जो डार्विन फिंचेज हैं, हाँ पहले एडाप्टिव रेडिएशन देख लेते हैं। व्हाट इज द एडाप्टिव रेडिएशन। जब भी बात करेंगे एडाप्टिव रेडिएशन का, तो क्या है एडाप्टिव रेडिएशन। एडाप्टिव रेडिएशन का मतलब एक दिया गया जियोग्राफिकल एरिया है, यहां से कोई एक स्पीसीज डिफरेंट स्पीसीज में चेंज हो गया अपने जरूरतों के हिसाब से, हैबिटाट के हिसाब से, इसे ही क्या बोला गया, एडाप्टिव रेडिएशन बोला गया। आइए देखते हैं, यहां पर एडाप्टिव रेडिएशन में बात की गई है डार्विन की। डार्विन कहां पर पहुंचे थे, गैलापागोस आइसलैंड पर पहुंचे थे। उन्होंने वहां पर एक अमेजिंग डाइवर्सिटी देखा, वहां पर एक स्मॉल ब्लैक कलर का बर्ड इन्होंने देखा, जिसे बाद में डार्विन फिंचेज कहा गया था। देखिए ये हैं डार्विन फिंचेज। ये देखिए इनके बीक्स जो है अलग अलग आपको दिख रहे हैं। ये देखिए इनके जो बीक्स हैं आपको अलग अलग दिख रहे हैं। ये गैलापागोस आइसलैंड में देखा गया था इन्हें। इनको ये जो वीक्स हैं ये चेंज हुए। इनका जो ओरिजिनल हैबिट था, ये देखिए ओरिजिनल सीड ईटिंग थे। इनका जो फीचर था ओरिजिनल एक कैसे थे, सीड ईटिंग थे, लेकिन बाद में ये चेंज हो गए किसके बेसिस पर, जैसे कि जो गैलापागोस आइसलैंड था वो कोई छोटा एरिया रहा होगा, वहां पर फूड का कंपटीशन था, जिसकी वजह से ये अलग अलग जगहों पर चले गए हैं। जो जहां जिस हैबिटाट में गया, जहां पर जिसकी अधिकता ज्यादा थी, वो उसी को खाना शुरू कर दिया और उसी के हिसाब से उसके जो बीक है वो मॉडिफाइड हो गए। आइए देखते हैं, मेनी ऑफ अदर फॉर्म विद अल्टर्ड बीक्स अरोज enabling them to become insectivorous and vegetarian finches. This process of evolution of, अब देखिए क्या है, ये है आपका the process of evolution of different species in a given geographical area starting from a point. यहाँ पर एक पॉइंट से स्टार्ट होता है, अलग अलग एरिया में चले जाती हैं ये, यही आपका क्या है, एडॉप्टिव रेडिएशन। and literally radiating to other area of geography is called adaptive radiation। आपको ये ध्यान रखना है।
जो डार्विन फिंचेज है ये बेस्ट एग्जाम्पल है एडाप्टिव रेडिएशन का। तो एडाप्टिव रेडिएशन के क्या क्या एग्जाम्पल है उसको देख लेते हैं। एडाप्टिव रेडिएशन का पहला एग्जाम्पल आपका क्या है, वो है डार्विन फिंचेज, एडाप्टिव रेडिएशन का फर्स्ट एग्जाम्पल। एंड सेकंड एग्जाम्पल आपका क्या है, जो ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल है। अदर एग्जाम्पल आपका क्या है, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल है। एंड इसके अलावा जो प्लासेंटल मैमल है वो भी इसका एक एग्जाम्पल है एडाप्टिव रेडिएशन का। ये देखिए आपको दिखाया गया है मार्सुपियल रेडिएशन। मार्सुपियल किसे बोला जाता है, इसमें क्या है कि इनके ऐसे एनिमल जिनके सामने एक थैला लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसमें एक इमैच्योर बेबी को बर्थ देते हैं और उसी थैले में रखकर उनका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है, ये उन्हें न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, इस वजह से इन्हें मार्सुपियल बोला जाता है। एक तो मार्सुपियल ये आपको मार्सुपियल रेडिएशन दिखाया गया है। देखिए यहाँ पर इस पर्टिकुलर दिए गए जियोग्राफिकल एरिया से ये रेडिएट होकर अलग अलग जगहों पर आपको दिखाया गया है, ये अलग अलग अपना मॉडिफाइड हो गए हैं, इन्हें ही क्या बोला गया है, एक तरह से भी एडाप्टिव रेडिएशन का एक एग्जाम्पल है। तो आप देखिए जरा इसमें क्या क्या है, कंगारू, वॉम्बैट, बैंडिकूट, कोयला, मार्सुपियल मोल्स, सुगर ग्लाइडर, तस्मानियन वुल्फ, टाइगर कैट, बैंडर एंटीएटर एंड मार्सुपियल रैट है। चलिए यहाँ पर आइए समझते हैं। इधर वाले जो आपको दिखाए गए हैं ये प्लासेंटल मैमल हैं और इधर वाले जो आपको दिखाए गए हैं वो ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल है। इसे याद करने का जो तरीका है वो भी हम लोग देखेंगे। ये देखिए ये प्लासेंटल मैमल, ये ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल है, तो हमें एक तो यहाँ पर याद करना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, हम इस प्लासेंटल मैमल को याद कर लेते हैं, मोल, एंटीएटर, माउस, लीमर, फ्लाइंग, क्योंकि उस तरफ भी मार्सुपियल दिया है तो मार्सुपियल ज्यादा दिए हुए हैं, प्लासेंटल मैमल आपका कम दिया हुआ, तो प्लासेंटल हम याद कर लेंगे। प्लासेंटल याद कर लेंगे तो जो आपका मार्सुपियल उसको आसानी से पहचान लेंगे। तो देखिए प्लासेंटल मैमल में मोल, एंटीएटर, माउस, लीमर, फ्लाइंग स्क्वायरल एंड आपका बॉब कैट और आपका एक कौन सा है, हाँ उल्फ है। इसे हम याद कर सकते हैं कैसे, MAML का BF है, बेस्ट फ्रेंड है। मैमल W का बेस्ट फ्रेंड है। अब यहाँ पर बात करते हैं, मैमल W का बेस्ट फ्रेंड है, BF है। M की अगर हम बात करते हैं तो M फॉर क्या होगा आपका, मोल होगा, A फॉर एंडिएटर होगा, M फॉर माउस होगा, L फॉर लीमर होगा, W फॉर उल्फ होगा, B फॉर बॉब कैट, F फॉर फ्लाइंग स्क्वायरल। ये आपके प्लासेंटल मैमल का एग्जाम्पल है। तो अब देखिए इधर वाला मार्सुपियल आपको दिखाया गया है, अब हम इसे पहचानेंगे कैसे। देखिए प्लासेंटल मैमल में इधर मोल लिखा हुआ है, इधर मार्सुपियल मोल लिखा है, तो अगर प्लासेंटल हमें याद है तो हम दूसरा वाला तुरंत पहचान जाएंगे, ऑस्ट्रेलियन है। अब यहाँ पर एंटीएटर है और इधर भी एंटीएटर है। अगर नुम्बट लिख कर आया, जो आपको याद करने वाली बात है, तो यहाँ पर एंटीएटर एंड नुम्बट, एंटीएटर का एनालॉगी कौन है, नुम्बट है। चलिए एक होमोलॉगी और एनालॉगी को एक बार ऐसे समझते हैं। अगर प्लासेंटल की बात करें तो आपस में कैसे होंगे, होमोलॉगी होंगे। ये इसके साथ होमोलॉगी शो करेगा, ये इसके साथ होमोलॉगी शो करेगा, मतलब प्लासेंटल एक दूसरे के साथ होमोलॉगी शो करेंगे। वहीं पर बात करते हैं ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल का, ये भी आपस में एक दूसरे के साथ होमोलॉगी होंगे, ये आपस में एक दूसरे के साथ होमोलॉगी शो करेंगे, बट प्लासेंटल ऑस्ट्रेलियन के साथ एनालॉगी शो करेगा। ध्यान रखना, प्लासेंटल होमोलॉगी, ऑस्ट्रेलियन होमोलॉगी, प्लासेंटा एंड ऑस्ट्रेलियन आपस में एनालॉगी होंगे। बाकी होमोलॉगी एनालॉगी क्या होता है मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। जो आपको ध्यान रखना है, एंटीएटर के सामने नुम्बट का, क्योंकि बाकी सब मिलता जुलता है, हम कर लेंगे। और देखिए इधर माउस है प्लासेंटल में, तो यहाँ मार्सुपियल में आपका मार्सुपियल माउस है, इधर लीमर, और आपको एक ये ध्यान रखना है, इधर लीमर है और इसके अपोजिट में स्पॉटेड कस्कस है। बाकी सब मैच कर रहे हैं तो उसको आप आसानी से कर लेंगे। यहाँ पर देखिए डायग्राम में यहाँ नीचे लिखा हुआ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन ऑफ ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल एंड प्लासेंटल मैमल। यहाँ पर कन्वर्जेंट दिखाया है, इधर और इधर दोनों को कंपेरिजन करके दिखाया हुआ है।
लेकिन इनका आपस में अगर बात करें तो होमोलॉगी शो करेंगे, इनका आपस में बात करें होमोलॉगी शो करेंगे, ये दोनों एक दूसरे के साथ एनालॉगी शो करेंगे। क्लियर है? ठीक है। अब आइए बात करते हैं बायोलॉजिकल इवोल्यूशन का। यहाँ पर एक ये भी ध्यान रखना, जो माइक्रोब्स होते हैं उसमें डिवीजन बहुत फास्ट होता है, बहुत तेजी से मल्टीप्लाई करते हैं और मिलियंस ऑफ इंडिविजुअल बना लेते हैं विद इन अ हावर। 1 घंटे के अंदर ये मिलियंस ऑफ इंडिविजुअल बना लेते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ब्रांचिंग डिसेंट एंड नेचुरल सिलेक्शन। चलिए, इसको पढ़ने से पहले समझते हैं, यहाँ पर कुछ थ्योरीज थी जो लैमार्क एंड डार्विन के द्वारा दिया गया। लैमार्क की 2 थ्योरी थी, एक तो यूज एंड डिसयूज थ्योरी थी और दूसरी थ्योरी थी इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। लैमार्क की 2 थ्योरी कौन कौन सी थी? पहली थ्योरी जो थी वो थी उनकी यूज एंड डिसयूज थ्योरी, दूसरी थी इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। हाँ, तो यूज एंड डिसयूज थी, दूसरी क्या थी? इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। लैमार्क का मानना था जिन चीजों का हम यूज करते हैं वो हमारे लिए वो चीजें जो है फंक्शनल हो जाती है, एंड जिस चीजों का हम यूज नहीं करते हैं धीरे धीरे वो चीजें खत्म हो जाती है। उनका मानना था जिन चीजों का हम यूज करते हैं वो हमारी दूसरे जनरेशन में ट्रांसमिट होती है, जबकि ऐसा नहीं है। जैसे इन्होंने एक जिराफ के एग्जाम्पल से समझते हैं। इन्होंने बोला था जो जिराफ हैं वो फूड के शॉर्टेज की वजह से लीव्स वगैरह को खाने के लिए अपने सर को बार बार ऊपर उठाते थे, जिसके वजह से उनकी जो नेक है वो लंबी हो गई और उनके जो फोरलिम्ब है वो लंबे हो गए, जिससे ये करेक्टर अब उनके जो है जनरेशन टू जनरेशन जाने लगी। इनका मानना था जो एक्वायर्ड करेक्टर है वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसमिट होती है, जबकि ये बिल्कुल गलत है। कभी भी एक्वायर्ड करेक्टर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसमिट नहीं होती है। अगर ऐसा होता तो अगर हम इस टाइम पर जो लोग सिंगिंग करते हैं उनका बच्चा पैदाइशी गाना गाता, एंड जो लोग साइकिलिंग सीख लिए हैं बच्चा पैदा होते ही वो सारी क्वालिटी होती, बट ऐसा नहीं होता है। सिर्फ ट्रांसमिट किसका होता है? इनहेरिटेड कैरेक्टर का। कभी भी एक्वायर्ड कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसमिट नहीं होते हैं। लैमार्क का जो ये थ्योरी था ये गलत था। लैमार्क की 2 थ्योरी का नाम आपको याद रखना, पहली थ्योरी है यूज एंड डिसयूज, दूसरी थ्योरी का नाम है इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। वहीं पर बात करते हैं डार्विन की थ्योरी का। तो डार्विन की 2 थ्योरी थी, पहली थ्योरी थी ब्रांचिंग डिसेंट और दूसरी थ्योरी थी नेचुरल सिलेक्शन। ब्रांचिंग डिसेंट की बात किया जाए तो इनमें ये था कि एक कॉमन पॉइंट से डिफरेंट स्पीसीज का इवॉल्व होना, वही इनका ब्रांचिंग डिसेंट था। तो आपको ये ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ब्रांचिंग डिसेंट एंड नेचुरल सिलेक्शन, 2 की कॉन्सेप्ट ऑफ डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। इवोल्यूशन की 2 थ्योरी थी डार्विन की। एंड इसके अलावा लैमार्क की बात करें, लैमार्क भी एक फ्रेंच नेचुरलिस्ट थे। अगर इनकी बात करें तो इनकी थ्योरी क्या है, देखिए जरा। पहला क्या है? यूज एंड डिसयूज। पहली थ्योरी इनकी यूज एंड डिसयूज है, जिसका एग्जाम्पल इन्होंने जिराफ का एग्जाम्पल दिया था कि an attempt for his leaves on tall trees had to adopt by elongation of their neck as they passed। अब इनका ये कहना था अब यही कैरेक्टर पास हुआ, एक्वायर्ड कैरेक्टर ऑफ इलोंगेटेड नेक टू सक्सीडिंग द जनरेशन। मतलब ये जो एक्वायर्ड कैरेक्टर था एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास हुआ, जो कि बिल्कुल गलत है। हाँ, एक चीज और आपको यहाँ पर ध्यान देना है, जो डार्विन थे वो थॉमस माल्थस से क्या थे? प्रभावित थे। थॉमस माल्थस के वर्क से, जो थॉमस माल्थस ने पॉपुलेशन वर्क किया था उससे कौन प्रभावित थे?
डार्विन प्रभावित थे। चलिए मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन की अगर बात करें, हाँ यहाँ पर देखिए एक दिया हुआ है, थ्रू मेंडल हैड टॉक्ड ऑफ इनहेरिटेबल फैक्टर। मेंडल ने जिस फैक्टर की बात किया था, जिस जीन की बात किया था कि अगर जीन में कोई चेंज आता है तो जो फिनोटाइप है वो चेंज होता है। डार्विन आइदर इग्नोर्ड दीज ऑब्जर्वेशन आर केप्ट साइलेंट। डार्विन ने इस ऑब्जर्वेशन को इग्नोर कर दिए थे या फिर मौन रखे थे इस बात पर। फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी की बात करें, एक साइंटिस्ट हैं ह्यूगो डीवरीज। जो ह्यूगो डीवरीज थे, इन्होंने अपना वर्क किस पर किया था? इन्होंने अपना वर्क किया था यूनिंग प्राइमरोज पर। इन्होंने अपना वर्क किस पर किया था? यूनिंग प्राइमरोज पर, जिसका साइंटिफिक नेम क्या है? ओइनोथेरा लैमार्कियाना। इनके अकॉर्डिंग जो म्यूटेशन होता है वो कैसा होता है? लार्ज डिफरेंसेस अराइजिंग सडनली इन अ पॉपुलेशन। जो ह्यूगो डिवरीज के अकॉर्डिंग ये जो म्यूटेशन है वो कैसा है? सडन होता है। बिलीव दैट म्यूटेशन विच कॉज इवोल्यूशन। म्यूटेशन से ही इवोल्यूशन आता है एंड नॉट द माइनर वेरिएशन। माइनर, जबकि डार्विन ने क्या कहा था? इवोल्यूशन किससे आता है? इनके हिसाब से माइनर वेरिएशन से इवोल्यूशन आता है। लेकिन जो ह्यूगो डिवरीज थे, इनके अकॉर्डिंग जो वेरिएशन है, जो इवोल्यूशन है, वो किससे आता? म्यूटेशन से आता है। डार्विन के हिसाब से इवोल्यूशन माइनर वेरिएशन से आता है, लेकिन ह्यूगो डिवरीज के अनुसार इवोल्यूशन किससे आता है? म्यूटेशन से आता है। बात करते हैं म्यूटेशन का। म्यूटेशन रैंडम और डायरेक्शनलेस होता है। किसके अकॉर्डिंग? ह्यूगो डिवरीज के अनुसार। ह्यूगो डिवरीज के अनुसार म्यूटेशन कैसा है? रैंडम और डायरेक्शनलेस है। जबकि डार्विन के अकॉर्डिंग जो म्यूटेशन है वो कैसा है? स्मॉल एंड डायरेक्शनल है। इवोल्यूशन फॉर डार्विन वाज ग्रेजुअल व्हाइल डिवरी, हाँ, जो इवोल्यूशन है डार्विन के हिसाब से कैसा है? ग्रेजुअल होता है। जबकि डिवरी के हिसाब से म्यूटेशन स्पेसिएशन होता है, जिसे साल्टेशन कहते हैं। मतलब डार्विन के हिसाब से जो इवोल्यूशन है वो धीरे धीरे होता है, ग्रेजुअल होता है। जबकि डिवरी के अनुसार जो म्यूटेशन है वो सडन आता है, मीन सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन। ध्यान रखना है, साल्टेशन की जो कॉन्सेप्ट था ये किसका था? ह्यूगो डिवरीज का था। अगर अब हम स्टडी करते हैं पॉपुलेशन जेनेटिक्स का, चलिए देखते क्या है पॉपुलेशन जेनेटिक्स, उससे क्लियर होगा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं हार्डी बीनबर्ग प्रिंसिपल का। क्या है हार्डी बीनबर्ग प्रिंसिपल? आइए समझते हैं इसको। हार्डी बीनबर्ग प्रिंसिपल की बात करें तो पहली बात आपको ये ध्यान रखना है कि ये लार्ज पॉपुलेशन के लिए था। जो हार्डी बीनबर्ग प्रिंसिपल था ये लार्ज पॉपुलेशन के लिए था। ये लार्ज पॉपुलेशन के लिए था। चलिए आइए समझते हैं क्या है हार्डी बीनबर्ग का प्रिंसिपल। इनके हिसाब से जो हार्डी बीनबर्ग प्रिंसिपल है, देखिए इन्होंने पहली बात क्या बोला था। फर्स्ट पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है वो ये है कि एलीलिक फ्रीक्वेंसी, फर्स्ट आपका ये है एंड सेकेंड पॉइंट ये डिनोट कर लेते हैं, और जो इनका थर्ड पॉइंट था वो ये है। हार्डी बीनबर्ग प्रिंसिपल के 3 लॉ थे, वो कौन कौन से लॉ हैं आइए देखते हैं। इनका जो पहला लॉ था वो क्या कहता है? एलिलिक फ्रीक्वेंसी इन अ पॉपुलेशन आर स्टेबल एंड कांस्टेंट फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। जो एक पॉपुलेशन की जो एलिलिक फ्रीक्वेंसी है वो जनरेशन टू जनरेशन कांस्टेंट होती है। एंड देन नेक्स्ट सेकेंड इन्होंने क्या बोला? जो जीन पूल है, जीन पूल जो है वो कांस्टेंट होता है। जीन पूल क्या है? टोटल जीन्स एंड उसके एलील। एक गिवन पॉपुलेशन में जो जीन और उसके एलील है उसे ही क्या कहेंगे? जीन पूल। वो कांस्टेंट होता है, जिसे इन्होंने क्या बोला था? जेनेटिक इक्विलिब्रियम बोला था। तो हार्डी बीनबर्ग प्रिंसिपल को जेनेटिक इक्विलिब्रियम भी बोला जाता है। ये लार्ज पॉपुलेशन के लिए होता है। अगला देखिए, सम टोटल ऑफ ऑल एलील फ्रीक्वेंसी इज 1। ये थर्ड कॉन्सेप्ट इनका था। जो ऑल एलील फ्रीक्वेंसी का टोटल सम है वो कितना होता है? 1 होता है। चलिए यहाँ पर थोड़ा सा पॉपुलेशन जेनेटिक्स थोड़ा देख लेते हैं कुछ। यहाँ पर कुछ टर्म आते हैं। पहला टर्म है पॉपुलेशन। व्हाट इज द पॉपुलेशन? पॉपुलेशन क्या है?
अगर पॉपुलेशन की बात करें, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक गिवन एरिया है जहां पर सेम टाइप के इंडिविजुअल है। यहाँ पर देखिए एक ही टाइप के इंडिविजुअल हैं जिन्हें हम क्या बोल देंगे, पॉपुलेशन। अगर ये सब ह्यूमन है तो ह्यूमन ह्यूमन ही होना चाहिए, तो ये क्या है, पॉपुलेशन है, सेम स्पीसीज की होना चाहिए। अगर ये सब के सब माइस होते थे, माइस का पॉपुलेशन होता। अगर सब बैक्टीरिया होते तो बैक्टीरिया का पॉपुलेशन होता। तो एक गिवन एरिया में जो पॉपुलेशन का जो इंडिविजुअल का सम है, सेम स्पीसीज के इंडिविजुअल का सम, वही क्या है, पॉपुलेशन है। सेकेंड पॉइंट आता है आपका कि जीन पूल क्या है। जीन पूल की क्या होता है, ये जो गिवन पॉपुलेशन है इसके सभी जीन और उसके एलील का सम। एक जीन के कितने एलील, 2 एलील होते हैं ना, जैसे हम आप लोग पढ़ते हैं एक जीन के कितने एलील, 2 एलील। जैसे चलिए पी प्लांट में आप जीन एलील पढ़े हैं। मान लीजिए जो जीन है वो टी है, तो इसके एलील 2 होंगे। कौन, कैपिटल टी स्मॉल टी। एक तो डोमिनेंट होगा, दूसरा रिसेसिव होगा, और इसके 3 एलीलिक पेयर होंगे, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी स्मॉल टी। तो एक जीन के 2 एलील और 3 एलीलिक पेयर होते हैं। तो समझ में आया जीन क्या है, एलील क्या है। तो जीन पूल में क्या है, इस गिवन पॉपुलेशन के जो जीन है और उनके एलील के सम को जीन पूल कहते हैं। एक और पॉइंट आता है वो है जीन माइग्रेशन। जीन माइग्रेशन, जीन माइग्रेशन क्या है, मान लीजिए एक जीन पूल ए है, मान लीजिए एक जीन पूल ये है और एक जीन पूल ए है, ठीक। अब यहां पर एक पॉपुलेशन हमने ये ले लिया और इसे हमने ए नाम दे दिया और इसे हमने बी नाम दे दिया। एक पॉपुलेशन ये है। अब जीन माइग्रेशन क्या है, जीन का ट्रांसफर। जीन का ट्रांसफर एक जीन पूल से दूसरे जीन पूल में जो जीन का ट्रांसफर है वही आपका क्या कहलाएगा, जीन माइग्रेशन। एक टर्म आपका और आता है वो है जीन फ्लो। जीन फ्लो क्या है, जो ये जीन का माइग्रेशन है ये रिपीट हो बार बार। जैसे ये देखिए जो जीन माइग्रेशन है वो बार बार रिपीट हो रहा है, जीन बार बार एक जीन पूल से दूसरे जीन पूल में ट्रांसफर हो रहे हैं, इन्हें क्या बोल देंगे, जीन फ्लो कह देंगे। क्लियर हुआ। अब आपको समझ में आ गया होगा 3 लॉ इनके क्या है। पहला इन्होंने क्या बोला, एलेलिक फ्रीक्वेंसी इन ए पॉपुलेशन आर स्टेबल एंड कांस्टेंट फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। सेकेंड पॉइंट इन्होंने क्या बोला, जीन पूल रिमेन्स आ कांस्टेंट। जो जीन पूल है वो कांस्टेंट होते हैं, जिसे क्या बोला गया, जेनेटिक इक्विलिब्रियम। हार्डी विनबर प्रिंसिपल को जेनेटिक इक्विलिब्रियम भी कहा जाता है। तीसरा इन्होंने क्या बोला, सम टोटल ऑफ ऑल एलेलिक फ्रीक्वेंसी इज 1। चलिए ये देखिए यहां पर नेचुरल सिलेक्शन का ग्राफ बना हुआ है, इसको हम लोग समझते हैं। ये देखिए नेचुरल सिलेक्शन का ग्राफ है। यहां पर देखिए यह जो आपका ग्राफ बना हुआ है ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस है। वाई एक्सिस पर नंबर ऑफ इंडिविजुअल उनको रखा गया जो फिनोटाइप, यहाँ देखिए फिनोटाइप का कैरेक्टर लिया गया है। फिनोटाइप क्या है, एक्सटर्नल अपीयरेंस के बेसिस पर किसी इंडिविजुअल को डिफाइन करना। यहाँ पर इन्होंने फिनोटाइप में साइज फिनोटाइप लिया था, मतलब स्मॉल साइज, लार्ज साइज एंड मीडियम साइज के इंडिविजुअल को इन्होंने लिया था। अब देखिए ग्राफ इनके कैसे बन रहे हैं। देखिए अब यहाँ पर अगर जो है ग्राफ का जो पीक है नैरो और हायर आ रहा है, नैरोवर और हायर जा रहा है, मतलब मीडियम साइज का इंडिविजुअल यहाँ पर सेलेक्ट किया गया है। ये ग्राफ से समझाया गया है नेचुरल सिलेक्शन को। यहाँ पर अगर पीक जो है हायर और नैरोवर है, इसका मतलब मीडियम साइज इंडिविजुअल को सिलेक्ट किया गया है। अब देखिए हमको 3 तरह का ग्राफ मिलेगा, एक तो स्टेबलाइजिंग होगा, दूसरा डायरेक्शनल है, तीसरा आपका डिसरप्टिव है। यहाँ पर स्टेबलाइजिंग कब कहेंगे, जब नेचर किसको सेलेक्ट, जब पीक हमें हायर एंड नैरोअर मिलेगा, इसका मतलब है कि नेचर ने मीडियम साइज के इंडिविजुअल को सेलेक्ट किया है। नेचर ने किसको सेलेक्ट किया है, मीडियम साइज के इंडिविजुअल को सेलेक्ट किया है।
ना तो उसने स्मॉल को सिलेक्ट किया, ना तो लार्ज को सिलेक्ट किया, सिर्फ मीडियम साइज के इंडिविजुअल को सिलेक्ट किया है अगर पीक हायर और नैरोवर है। अगर पीक एक डायरेक्शन में शिफ्ट हो, चाहे इधर शिफ्ट हो या इधर शिफ्ट हो, सिर्फ एक डायरेक्शन में शिफ्ट हो, इसका मतलब ये है मीडियम को छोड़कर किसी भी, चाहे स्मॉल साइज को नेचर ने सेलेक्ट किया होगा या फिर लार्ज साइज को सिलेक्ट किया हो, अगर पीक शिफ्ट हो रहा वन डायरेक्शन में तो ग्राफ कैसा होगा, डायरेक्शनल होगा। एंड इसके अलावा अगर टू पीक बन रहे हैं, टू पीक बनने का मतलब है कि नेचर ने यहाँ पर स्मॉल साइज और लार्ज साइज वाले इंडिविजुअल को सिलेक्ट किया है, मीडियम साइज के इंडिविजुअल को सिलेक्ट नहीं किया है, यहाँ पर लार्ज और स्मॉल दोनों को सिलेक्ट, मतलब अगर पीक से हायर और नैरोवर है तो मीडियम साइज को सिलेक्ट किया है नेचर ने। अगर यहाँ पर पीक का एक डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा है तो मीडियम को छोड़कर कोई भी एक सेलेक्ट किया है, चाहे स्मॉल हो या लार्ज को। और अगर टू पीक मिल रहे हैं, इसका मतलब ये है मीडियम को छोड़कर स्मॉल एंड लार्ज साइज दोनों इंडिविजुअल को नेचर ने सिलेक्ट किया है। क्लियर हुआ ये ग्राफ आपको? ये ग्राफ आपको ध्यान रखना है। चलिए, जो हार्डी बीरबल प्रिंसिपल है, यहां पर इन्होंने देखिए क्या बताया, आपको ये भी ध्यान देना है। अगर डिप्लॉयड में बात करें तो P एंड Q से रिप्रेजेंट करते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील को, या फिर A या फिर कैपिटल A या फिर स्मॉल a में रिप्रेजेंट करते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ अगर ए लिखा हुआ है इंडिविजुअल का एक पॉपुलेशन में, तो सिंपली हम P स्क्वायर भी बोल सकते हैं। जैसे ये क्या बात कर रहा है आइए समझते हैं। या तो हम इसे लिखें, या तो P प्लस क्यू इक्वल टू 1, या फिर कैपिटल A प्लस स्मॉल a इक्वल टू 1। अगर हम इसको दोनों तरफ से स्क्वायर कर दे तो हमको क्या मिल जाएगा, P स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ इक्वल टू 1। और अगर इसको हम स्क्वायर करें तो ये भी आपका वही होगा, A स्क्वायर प्लस स्मॉल a स्क्वायर प्लस 2 कैपिटल A स्मॉल a इक्वल टू 1। ये दोनों सेम ही चीज है। अब देखिए इसमें आपको ये दे रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट एन एलील A with a frequency of P appear on the both chromosome of a diploid individual is simply the product of the probability। आपका यहाँ पर क्या है, तो P स्क्वायर है। सिमिलरली अगर स्मॉल a लिखा है मतलब Q स्क्वायर है, इस तरह से आप कंपेरिजन कर सकते हैं, इसको ज्यादा देखना क्या ही है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, हाँ यहाँ पर आपको ये भी ध्यान देना है, जो P है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, Q। जो P है ये डोमिनेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और डोमिनेंट एलील को, Q जो है रिसेसिव एलील को। अगर P स्क्वायर दे रहा है तो डोमिनेंट होमोजाइगस फिनोटाइप या इंडिविजुअल को, अगर Q स्क्वायर है तो डोमिनेंट, अगर Q स्क्वायर है तो रिसेसिव होगा। चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं एक बार। अगर सिर्फ P की बात करें, P क्या है, डोमिनेंट एलील को रिप्रेजेंट करता है, डोमिनेंट एलील। अगर Q की बात करें तो ये रिसेसिव एलील को रिप्रेजेंट करता है, रिसेसिव एलील। अगर P स्क्वायर की बात करें तो ये डोमिनेंट होमोजाइगस, डोमिनेंट होमोजाइगस होमोजाइगस फिनोटाइप आर इंडिविजुअल। ये आपको ध्यान रखना है, अगर क्वेश्चन इस पर आएगा तो ये आपको पता होना चाहिए कौन क्या रिप्रेजेंट करता है, तभी आप अच्छे से कर पाएंगे। अगर Q स्क्वायर की बात करें तो ये आपका रिसेसिव होमोजाइगस इंडिविजुअल आर, फिनोटाइप आर इंडिविजुअल को डिनोट करता है, फिनोटाइप आर इंडिविजुअल को डिनोट करता है। अगर बात करते हैं 2PQ का तो ये आपका डोमिनेंट हेट्रोजाइगस, डोमिनेंट हेट्रोजाइगस, डोमिनेंट हेट्रोजाइगस फिनोटाइप या इंडिविजुअल को डिनोट करता है। ये आपको पता होना चाहिए, और क्वेश्चन आता है तभी आप कर पाएंगे। चलिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, 5 फैक्टर्स आर नोन टू अफेक्टेड हार्डी-बीनबर्ग इक्विलिब्रियम।
5 फैक्टर है जो हार्डी बीनबर्ग इक्विलिब्रियम को अफेक्ट करते हैं। वो 5 फैक्टर क्या क्या हैं? तो पहला फैक्टर आपका क्या है, देखिए जरा, जीन माइग्रेशन और जीन फ्लो। मैं आपको जीन माइग्रेशन क्या है, जीन फ्लो क्या है पहले बता चुकी हूँ। सेकेंड आपका है जेनेटिक ड्रिफ्ट, थर्ड है आपका म्यूटेशन, फोर्थ है आपका जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन एंड फिफ्थ है आपका नेचुरल सिलेक्शन। ये 5 फैक्टर हैं जो हार्डी बीनबर्ग इक्विलिब्रियम को अफेक्ट करते हैं। व्हेन माइग्रेशन ऑफ ए सेक्शन ऑफ ए पॉपुलेशन, चलिए इसको हटाइए, वो काम का नहीं है। अब आ जाइए यहाँ पर जेनेटिक ड्रिफ्ट का। व्हाट इज द जेनेटिक ड्रिफ्ट? क्या है जेनेटिक ड्रिफ्ट? देखिए, अगर जो है जीन फ्लो या फिर जीन माइग्रेशन मल्टीपल टाइम्स होता है तो सेम चेंज जो है वो बाई चांस आता है तो उसे हम जेनेटिक ड्रिफ्ट कहेंगे। अगर यहाँ पर बाई चांस की बात कर रहा होगा, जो चेंज है वो बाई चांस आए तो उसे क्या कहेंगे हम? जेनेटिक ड्रिफ्ट कहेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा, समटाइम्स चेंज इन फ्रीक्वेंसी, समटाइम्स चेंज इन फ्रीक्वेंसी, हाँ, sometimes change in frequency so different in the new sample of population they become a different species, तो the original drifted population becomes founder and effect is called founder effect। चलिए समझते हैं। अगर देखिए जो चेंजमेंट अगर बाई चांस आ रहा तो उसे हम जेनेटिक ड्रिफ्ट कहेंगे। जो जेनेटिक ड्रिफ्ट होता है वो स्मॉल पॉपुलेशन के लिए होता है और जो कि हार्डी बीनबर्ग प्रिंसिपल लार्ज पॉपुलेशन के लिए था। अगर बाई चांस चेंज या फिर एडिशन एंड एलिमिनेशन की बात करें तो भी आपका क्या कहलाएगा? जेनेटिक ड्रिफ्ट कहलाएगा। फाउंडर इफेक्ट क्या है, आइए समझते हैं। देखिए जेनेटिक ड्रिफ्ट में 2 इफेक्ट है आपका। जेनेटिक ड्रिफ्ट, जेनेटिक ड्रिफ्ट जो है स्मॉल पॉपुलेशन के लिए होता है, बाय चांस चेंज है। यहाँ पर या तो एडिशन हो या एलिमिनेशन हो तो उसे हम क्या कहेंगे? आपका जेनेटिक ड्रिफ्ट कहेंगे। जेनेटिक ड्रिफ्ट में एक तो होता है फाउंडर इफेक्ट और एक होता है बॉटल नेक इफेक्ट। फाउंडर इफेक्ट और बॉटल नेक इफेक्ट। अगर बात करते हैं फाउंडर इफेक्ट का, जैसे कि हमने यहाँ पर एक पॉपुलेशन लिया जिसमें 100 इंडिविजुअल हैं, इनमें से कोई 5 इंडिविजुअल ड्रिफ्ट कर गए, कहीं चले गए, ड्रिफ्ट एनीवेयर, एंड वहां पर ये जो 5 इंडिविजुअल हैं किसी अदर जगह पर, क्या 5 से कितने हो गए? 80 इंडिविजुअल बना लिए कहीं और। अब ये जो नया देखिए, कहीं जो 100 इंडिविजुअल का एक पॉपुलेशन था, इसमें से 5 कहीं और चले गए, वहां पर नया पॉपुलेशन बना लिए। अब ये जो नया वाला पॉपुलेशन है ये ओरिजिनल से डिफर करेगा, इसे ही फाउंडर इफेक्ट कहते हैं। मतलब कि 5 कहीं और चले गए, वहां पर नया पॉपुलेशन बना लिया, न्यू इंडिविजुअल बना लिया। जो न्यू पॉपुलेशन है ये ओरिजिनल से डिफर करेगा, यही आपका क्या है? फाउंडर इफेक्ट। मीन्स कि 5 इंडिविजुअल गए और उन्होंने फाउंडर की तरह काम किया यहाँ पर, जिसे हम फाउंडर इफेक्ट कहते हैं। किसी भी चीज के संस्थापक, मतलब ये जो नया पॉपुलेशन था इसके ये संस्थापक हैं, इस वजह से इन्हें फाउंडर इफेक्ट कहा गया। बॉटलनेक इफेक्ट क्या है? जैसे कि 100 पॉपुलेशन थे, इसमें से किसी कैलामाइटीज की वजह से, किसी आपदा की वजह से जो 95 इंडिविजुअल हैं वो डाइज हो गए और जो 5 इंडिविजुअल रिमेनिंग है ये इन्होंने उसी ओरिजिनल प्लेस पर नया पॉपुलेशन बना लिया, जिसे हमने क्या बोल दिया? बॉटलनेक इफेक्ट। हमेशा जो नया पॉपुलेशन बनेगा वो ओरिजिनल से डिफर करेगा। तो आपका जो एनसीईआरटी में है वो है फाउंडर इफेक्ट। चलिए यहाँ पर देखिए ग्राफ के बारे में जो हमने आपको बताया था, यहाँ दिया है नेचुरल सिलेक्शन कैन बी रीड स्टेबलाइजेशन इन विच मोर इंडिविजुअल एक्वायर मीन कैरेक्टर वैल्यू। डायरेक्शनल चेंज क्या है? मोर इंडिविजुअल एक्वायर वैल्यू अदर देन द मीन कैरेक्टर वैल्यू,
एंड आपका डिसरप्शन क्या है, मोर इंडिविजुअल एक्वायर्ड पेरिफेरल कैरेक्टर वैल्यू एट बोथ एंड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं ब्रीफ अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन। हम लोगों ने पीछे बहुत सारी चीजें पढ़ी, अभी हम समराइज करके भी आपको सब बता देंगे। देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ है वो 2000 मिलियन ईयर्स एगो है। चलिए यहाँ पर एक एंसेस्टर हम लोग देखने जा रहे हैं। ये जो आपको एंसेस्टर दिखाया गया है, ये देखिए ये प्लांट का दिखाया गया आपका, ये आपका क्लोरोफाइट, देन आपका देखिए क्लोरोफाइट का एक ब्रांच, आपका क्लोरोफाइट से दो ब्रांच निकल रही है। एक ब्रांच देखिए आपका ब्रायोफाइट की तरफ गया है और एक ब्रांच आपका ट्रैकियोफाइट गया है। फिर ट्रैकियोफाइट से दो ब्रांच निकल रहे हैं, एक ब्रांच आपका जोस्टेरोफिलम है और एक ब्रांच आपका राइनिया टाइप है। जोस्टेरोफिलम में दो आ जाएंगे आपके, एक तो आर्बोरेसेंट लाइकोपोर्स आ जाएगा और दूसरा हर्बेसियस लाइकोपोर्स आ जाएगा। एक तो आपको आर्बोरेसेंट लाइकोपोर्स आ जाएगा, दूसरा हर्बेसियस लाइकोपोर्स आ जाएगा। एंड देखिए जो आपका राइनिया टाइप है ये फिर साइलोफाइटान, साइलोफाइटान से बहुत सारी ब्रांचेस निकल रही है। देखिए जरा, साइलोफाइटान से स्फिनोप्सिडा जिसे हॉर्सटेल कहेंगे, फर्न, जिंकोज, कोनीफर्स एंड देन नीटेल्स, ये सब आपके साइलोफाइटान से निकल रहे हैं। एंड देखिए साइलोफाइटान से प्रोजिम्नोस्पर्म, सीड फर्न और सीड फर्न से दो ब्रांचेस साइकेट्स एंड डाइकोटिलेडन्स, देन डाइकोटिलेडन्स से मोनोकोटिलेडन्स। ये आपके ब्रांचेज है जो कि आपको सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात है। एक आपको ध्यान रखना है क्लोरोफाइट, देन आपका ट्रैकियोफाइट, राइनिया टाइप, साइलोफाइटान, प्रोजिम्नोस्पर्म, सीड फर्न, डाइकोटिलेडन्स, मोनोकोटिलेडन्स। एटलीस्ट ये ग्राफ आपको याद होना चाहिए। कम से कम अगर आप एंजियोस्पर्म का याद कर लेंगे तो बाकी जो है करना आसान रहेगा आपके लिए। यहाँ पर देखिए आपको दिखाया गया है तीन एरा, कौन कौन सा, पैलियोजोइक, मीसोजोइक एंड सीनोजोइक एरा। पैलियोजोइक एरा में देखिए पीरियड कौन कौन से दिखाए गए हैं आपको, सिलूरियन पीरियड, डियोनियन पीरियड, डियोनियन पीरियड एजेज ऑफ फिशेस बोला जाता है, कार्बोनिफेरस पीरियड एंड पर्मियन पीरियड। मीसोजोइक में देखिए आपको तीन पीरियड दिखाया गया, ट्राइएसिक, जुरासिक एंड क्रीटासियस। गोल्डन एरा ऑफ रेप्टाइल क्या है आपका, मीसोजोइक एरा है। एंड सीनोजोइक एरा की बात करें तो आपका टर्सरी पीरियड एंड क्वार्टनरी पीरियड आ जाएगा। इसमें से आपको एक चीज और ध्यान रखना है, वो है कि जो मीसोजोइक एरा है वो गोल्डन एरा किसका है, रेप्टाइल्स का है। और सीनोजोइक जो है ये किसके लिए गोल्डन एरा है, तो बर्ड्स एंड मैमल्स का ये गोल्डन एरा है। क्लियर हुआ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए यहाँ पर 500 मया में कौन आया, इनवर्टिब्रेट बने कब 500 मया में। एंड जॉलेस फिश कब इवॉल्व हुए, तो 350 मया। अब तक हम लोग कितने पढ़ चुके हैं, जो आपका यूनिवर्स था वो 13.8 बिलियन ईयर्स एगो आया, एंड आपका जो अर्थ है वो 4.5 बिलियन ईयर्स एगो, एंड लाइफ जो है वो 4 बिलियन ईयर्स एगो। नॉन सेलुलर फॉर्म 3 बया में आया, सेलुलर फॉर्म 2 बया में आया। एंड यहाँ पर इनवर्टिब्रेट की बात करें तो 500 मया में आया, और जॉलेस फिश की बात करें तो 350 मया में आया। एंड सीवीड्स एंड फ्यू प्लांट एग्जिस्टेड, और यहीं पर सीवीड्स एंड फ्यू प्लांट की बात करें तो ये 320 मया में इवॉल्व हुए। ये सब आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट ऑर्गेनिज्म दैट इन्वेडेड लैंड, फर्स्ट ऑर्गेनिज्म जो लैंड पर आया वो क्या है, प्लांट्स है। सबसे पहले लैंड पर कौन आए, प्लांट्स आए। एंड देन आगे देखिए आप, हाँ यहाँ पर 1938 में एक फिश पकड़ी गई साउथ अफ्रीका में, पहले उसका नाम क्या था, सीलाकैंथ था।
1938 में एक फिश पकड़ी गई साउथ अफ्रीका में जिसका नाम सिलाकैंथ था। ऐसा माना जा रहा था कि ये एक्सटिंक्ट हो चुकी है, बट साउथ अफ्रीका में 1938 में जो सिलाकैंथ फिश थी ये पकड़ी गई। एंड द एक है लोफिन्स, एक एनिमल्स है जिनका नाम है लोफिन्स। ये आपका इन्वॉल्व कब हुआ, ये कब इवॉल्व हुआ लोफिन्स, तो इसकी बात करें जो लोफिन्स है वही इवॉल्व हुआ था फर्स्ट एम्फीबियन में। लोफिन्स ही फर्स्ट एम्फीबिया था जो लैंड एंड वाटर दोनों पे रहता था। फर्स्ट एम्फीबिया कौन था? लोफिन्स, जो लैंड और वाटर दोनों में रह रहा था। एंड इसके अलावा आपको और जो ध्यान रखना है, एंसेस्टर ऑफ मॉडर्न डे फ्रॉग, मॉडर्न डे फ्रॉग का एंसेस्टर एंड सैलामेंडर का एंसेस्टर किसे माना जाता है? वो है आपका लोफिन्स। एंड इसके अलावा जो आपको ध्यान रखना है, चलिए अब इसको एक बार समझ लेते हैं। ये जो आपको ग्राफ दिखाया गया है, पीछे तो हम लोग पढ़ चुके हैं। जो साउरोप्सिडा था वो तो पढ़ ही लिए थे, साउरोप्सिडा एंड साइनैप्सिडा जो पढ़े थे। देखिए साइनैप्सिडा अर्ली रेप्टाइल्स है, देन आपका साइनैप्सिडा, साउरोप्सिडा का हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। साइनैप्सिडा से आपका क्या आया? पेलिकोसार्स आया, फिर आपका कौन आया? थीरैप्सिडा आया, एंड देन फाइनली आपका मैमल्स आया। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अर्ली रेप्टाइल से आपका साइनैप्सिडा, देन साइनैप्सिडा आपका पेलिकोसारस, पेलिकोसारस से थीरैप्सिडा, एंड देन आपका ये मैमल्स आया। नेक्स्ट पॉइंट जो आपको ध्यान देना है वो ये ध्यान देना है कि जो फिश लाइक रेप्टाइल्स है वो लगभग 200 मया में आया। जो फिश लाइक रेप्टाइल किसकी बात कर रहा है? इक्टियोसार्स। ये कब इवॉल्व हुए? ये इवॉल्व हुए 200 मया में, और 200 मया में ही डायनासोर भी इवॉल्व हुआ था। एंड जो बिग, अगर हम बात करते हैं बिगेस्ट रेप्टाइल कौन है, तो बिगेस्ट रेप्टाइल टिरानोसारस रेक्स है, जिसकी हाइट 20 फीट हाइट होती है और ह्यूज फियरसम डैगर लाइक टीथ होते हैं। जो बिगेस्ट रेप्टाइल है वो टिरानोसारस रेक्स है, जिसकी हाइट 20 फीट होती है और इसका ह्यूज डैगर लाइक टीथ, मतलब विशाल और कटारी लाइक इसकी टीथ होती है। एंड बात करते हैं 65 मया में, तो 65 मया में जो डायनासोर थे वो सडनली डिसअपियर हो गए थे। नेक्स्ट आपको जो ध्यान देना है, फर्स्ट मैमल जो थे वो श्रिव लाइक थे, इनके जो फॉसिल्स थे वो वेरी स्मॉल थे। और आपको ये नेक्स्ट ध्यान देना है कि एक्वाटिक मैमल्स की बात करें, जैसे कुछ मैमल्स है, मतलब एक्वाटिक मैमल्स की बात कर रहा है। जो एक्वाटिक मैमल्स हैं ये होल लाइफ वाटर में रहते हैं। कौन कौन एक्वाटिक मैमल्स हैं? व्हेल, डॉल्फिन, सील्स एंड सी काउ। ये आपके कैसे हैं? एक्वाटिक मैमल्स। ओरिजिन ऑफ इवोल्यूशन, ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ मैन की बात करें तो 15 मया में कौन आया? प्राइमेट्स आए थे। 15 मया में प्राइमेट्स आए, जो कौन थे? ड्रायोपिथेकस एंड रामापिथेकस थे। दे वेयर हेयरी एंड वॉक्ड लाइक गोरिल्ला एंड चिंपैंजी। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है जो रामापिथेकस थे वो मैन लाइक थे और जो ड्रायोपिथेकस थे वो एप लाइक थे। एंड देखिए कुछ फॉसिल्स मैन लाइक बोन के कहाँ डिस्कवर हुए थे? इथियोपिया एंड तंजानिया में डिस्कवर हुए थे। और एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है, जो होमिनिड लाइक फीचर था वो रिवील कब हुआ था? 3 से 4 मया में। होमिनिड लाइक फीचर कब रिवील हुआ था? 3 से 4 मया में। मैन लाइक प्राइमेट बोले तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस की बात कर रहा है। ये वॉक्ड कर रहे थे कहाँ? ईस्टर्न अफ्रीका में। कब? 3 से 4 मया में। दे वेयर प्रोबेबली नॉट टॉलर देन 4 फीट। ये जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस थे 4 फीट से लंबे नहीं थे और ये खड़े होकर के बिल्कुल चलते थे, वॉक्ड अपराइट। अब देखिए 2 मया में ऑस्ट्रेलोपिथेकस प्रोबेबली कहाँ रह रहे थे? ईस्टर्न अफ्रीका ग्रासलैंड में रह रहे थे। उस टाइम पर यह एविडेंस मिला था कि सोच दे हंटेड विद स्टोन वेपन। ये पत्थरों के औजार से शिकार कर रहे थे, लेकिन फिर भी ये क्या खा रहे थे? ये फ्रूट ही खा रहे थे।
Some of the bone among bone discovered were different. The creature was first human like hominid की बात करें तो वो कौन है, होमो हैबिलिस है। फर्स्ट ह्यूमन लाइक होमिनिड कब मिला हमें, 2 मया में, लेकिन आपका होमिनिड लाइक फीचर रिवील कब हुए, 3 से 4 मया में, ये आपको ध्यान रखना है। जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस था इवॉल्व कब हुआ, 3 से 4 मया में, एंड लेकिन जो है 2 मया में वो कहां पर रह रहा था, ये आपको ध्यान रखना है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस प्रोबेबली लाइव्ड इन ईस्टर्न अफ्रीका ग्रासलैंड में। एंड देखिए जो होमो हैबिलिस था उसकी ब्रेन की कैपेसिटी कितनी है, तो 650 टू 800 सीसी है। दे प्रोबेबली डिड नॉट ईट मीट, ये प्रोबेबली मीट नहीं खा रहे थे। जो फॉसिल डिस्कवर्ड हुए थे जावा में 1891 में, वो फॉसिल किसके थे, होमो इरेक्टस के। होमो इरेक्टस के फॉसिल्स कब डिस्कवर हुए और कहाँ, 1.5 मया में, तंजानिया में 1891 में डिस्कवर हुए। होमो इरेक्टस की जो क्रेनियल कैपेसिटी थी वो कितनी थी, 900 सीसी। ये देखिए यहां पर दिखाया गया है a comparison of the skull of adult modern human being baby chimpanzee and the adult chimpanzee। the skull of baby chimpanzee, ये आपको ध्यान रखना, जो स्कल होता है बेबी चिंपैंजी का वो मोर एडल्ट ह्यूमन की स्कल की तरह होता है देन एडल्ट चिंपैंजी स्कल। मतलब जो चिंपैंजी बेबी का स्कल है वो किसकी तरह आपको दिखेगा, एडल्ट ह्यूमन के स्कल की तरह दिखेगा। होमो इरेक्टस प्रोबेबली एट मीट। नियंडरथल मैन की बात करते हैं, इसकी जो ब्रेन साइज होती है 1400 सीसी होती है, और ये कहां पर रह रहे थे, सेंट्रल एशिया में। कब, 1 लाख टू 40,000 ईयर एगो। दे यूज टू हाइड, ये यूज करना शुरू, ये अपने बॉडी को हाइड करना शुरू कर दिए थे, अपने बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहे थे। अगर किसी की डेथ हो जाती थी उनके बॉडी को दफन करने लगे थे। जो होमोसैपियंस थे वो कब एरोज हुए, वो कहां पर एरोज हुए थे, तो अफ्रीका में एरोज हुए थे, और डिफरेंट द्वीपों में जाकर वो बस गए थे। ड्यूरिंग, अगर आइस एज की बात करें तो आइस की एज 75,000 से 10,000, 75,000 से 10,000 बोले 75,000 से 10,000 ईयर एगो है, जब मॉडर्न होमोसैपियंस एरोज हुए। प्री हिस्टोरिक केव आर्ट कब डेवलप हुई थी, तो 18,000 ईयर एगो डेवलप हुई थी। एक केव पेंटिंग थी जो प्री हिस्टोरिक ह्यूमन के द्वारा बनाई गई, उस पेंटिंग का नाम क्या था, भीम बेटका रॉक शेल्टर, जो कि हमें कहां देखने को मिलेगा, मध्य प्रदेश में। एग्रीकल्चर कब स्टार्ट हो गया था, 10,000 ईयर्स एगो, एंड ह्यूमन सेटल होना स्टार्ट हो गए। एंड रेस्ट ऑफ व्हाट हैपेंड इन द पार्ट ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री ऑफ ग्रोथ एंड डिक्लाइन ऑफ सिविलाइजेशन। तो चलिए आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। तो ये आपका एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन था। इससे पहले मैंने एनसीईआरटी का जो एक्सप्लेनेशन है उसका भी एक वीडियो लेक्चर अपलोड किया है, उसे भी जाकर आप लोग देख लेंगे तो काफी बेनिफिशियल होगा, एंड देन आप एनसीईआरटी रीड करेंगे तो ज्यादा इफेक्टिव होगा। तो चलिए यहाँ पर हम लोग समझ चुके हैं। यहाँ पर एक ही सेंटेंस हाईलाइट कर लीजिए इसको। Among the story of evolution of individual species, the story of evolution of modern man is most interesting and appears to parallel evolution of human brain and language। किसका पैरेलल है, जो है इवोल्यूशन है, ये ह्यूमन ब्रेन और लैंग्वेज का, जो मॉडर्न मैन के इवोल्यूशन की स्टोरी है। चलिए तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ। इसको हम लोग अगर समराइज करें तो किस तरह से समराइज कर सकते हैं, चलिए समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिवर्स का। तो ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स 13.8 बिलियन ईयर्स एगो,
ओरिजिन ऑफ अर्थ की बात करें 4.5 बिलियन ईयर्स एगो, ओरिजिन ऑफ लाइफ की बात करें 4 बिलियन ईयर्स एगो, नॉन सेलुलर कब आया 3 बिलियन ईयर्स एगो, सेलुलर कब आया 2 बिलियन ईयर्स एगो, एंड यहाँ पर इन्वर्टिब्रेट कब आया 500 मया में आया, मतलब मिलियन ईयर्स एगो। जॉलेस फिश कब आई 350 मया में आई। सी वीड्स कब आए तो 320 मया में आए। एंड देन इसके अलावा हम लोग बात करते हैं कि 200 मया में फिश लाइक रेप्टाइल्स इक्थियोसार आया और डायनासोर इवॉल्व हुए थे। एंड 65 मया में क्या हुआ, डायनासोर एक्सटिंक्ट हुए। 3 से 4 मया में क्या हुआ, यहाँ पर होमिनिड लाइक फीचर इवॉल्व हुए थे और यहाँ पर मैन लाइक प्राइमेट्स वॉक कर रहे थे। कहाँ पर, ईस्ट अफ्रीका के ग्रासलैंड में। एंड यहाँ पर बात करते हैं 2 मया में ऑस्ट्रेलोपिथेकस वॉक कर रहे थे ईस्टर्न अफ्रीका ग्रासलैंड में। एंड होमो हैबिलिस भी कब इवॉल्व हुआ, तो भी 2 मया में इवॉल्व हुआ। प्राइमेट्स कब आए थे, 15 मया में आए थे। एंड होमो इरेक्टस की बात करें 1.5 मया में इवॉल्व हुआ था। अगर यहाँ पर ब्रेन की कैपेसिटी की बात करें तो होमो हैबिलिस की ब्रेन की कैपेसिटी 650 से 800 सीसी होता है। होमो इरेक्टस के ब्रेन की कैपेसिटी की बात करें तो 900 सीसी होता है। और वहीं पर हम लोग बात करते हैं नियंडरथल का, उनके ब्रेन की कैपेसिटी 1400 सीसी होता है। और क्रोमैग्नॉन के ब्रेन की कैपेसिटी 1600 टू 1700 के बीच में होता है। एंड होमो सैपियंस की बात करें तो उनकी जो ब्रेन की कैपेसिटी है वो 1350 सीसी होती है। इस तरह से हमारे वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए। एंड आप लोग कंटिन्यूटी के साथ अपनी पढ़ाई को करते रहिए। अब हम लोग आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा वो होगा ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। थैंक यू।